वेलकम टू द चैनल दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। ये वीडियो एक कंप्लीट वीडियो होने वाली है आपका ज्योग्राफी का, जिसमें कि बिहार एससीईआरटी दोस्तों और एनसीईआरटी दोनों का ये कंपाइल वीडियो है। दोनों का मिश्रण से ये पीडीएफ को रेडी किया गया है। इसमें आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक 6, 7, 8 जो 3 क्लास हैं, इसमें जो भी ज्योग्राफी का मेन टॉप पॉइंट दिए गए हैं आपके ये बुक में। और हो सकते हैं आने वाले आपका टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम जो कि 7 दिसंबर से स्टार्ट है, हो सकता है वो एक्सपेक्टेड रहने वाले हैं। वो पॉइंट मैंने सारा का सारा इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं। 1 बाय 1 करते हुए हम लोग देखने चलेंगे। पहले जैसे 6 क्लास में देखेंगे तो 6 क्लास में जैसे ही यहाँ पे आइएगा तो इसमें अगर के आप देखिएगा तो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स इसमें 10 चैप्टर दिए गए हैं। ठीक है, ये सारा कुछ मैं पढ़ने के बाद खुद से रेडी किया हूं। बहुत ही बेहतरीन तरीका से मैं यहाँ पे लिख दिया हूं। जैसे कि देख सकते हैं जो इसका इंडेक्स में यहाँ पे 10 चैप्टर का नाम दिया गया है आपका। ठीक है, और देखिए अब जो लोग बोलते हैं कि हमको एससीईआरटी पढ़ना चाहिए या एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, ठीक है, तो सबसे पहले मैं उनको बोलना चाहूंगा, आप बिहार का एग्जाम देने आ रहे हैं। बिहार सरकार बीपीएससी ने सिलेबस दे रखा है कि मैं जो सवाल पूछूंगा एससीईआरटी से पूछूंगा। देखिए दोनों में चीजें 90 to 95% सेम चीजें हैं। अब देखिए यही क्लास, अगर क्लास 6 का ही बात करते हैं, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 इसमें इंक्लूड किया गया है, जिसमें आपका बिहार के जियोग्राफी के बारे में आपको पढ़ने को मिलता है। ठीक है, अगर कि आप यहां से डायरेक्ट केवल एनसीईआरटी जब पढ़िएगा तो एनसीईआरटी में तो आपको ये दोनों चीज देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं बोलता हूं, हमेशा से बोलता हूं कि अगर के आप प्रीफर करना है तो एससीईआरटी को प्रीफर कीजिए, और जो भी न्यू पॉइंट अगर के एनसीईआरटी में है उसको इसी में इंक्लूड कर दीजिए। सेम चीज ऐसे ही मैंने इस पीडीएफ को रेडी किए हैं। इस पीडीएफ को रेडी करने में दोस्तों हमको बहुत दिन लग गया, थोड़ा सा बहुत मेहनत लग गई हमको। तो ठीक है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, एक एक पॉइंट को मैं अच्छे से रेडी कर दिया हूं। जैसे कि यहाँ पे अगर के 7 क्लास में आइएगा तो 7 क्लास में यहाँ पे जैसे देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ चैप्टर 13 चैप्टर है। 13 का यहाँ पे जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते होंगे, यहाँ पे सारा कुछ मैंने इंक्लूड कर दिए गए हैं। बहुत सारा सवाल इसमें से TRE 1 से भी आया था। इसीलिए बोलते हूँ इस वीडियो को मतलब आप लास्ट तक अच्छे से जरूर से देखिएगा। इसमें सारा कुछ बहुत ही बेहतरीन ढंग से मैं यहाँ पे आपके लिए रेडी कर दिया हूँ। यहाँ पे देखिएगा अगर क्लास 8 में चैप्टर 6 चैप्टर हैं, 6 चैप्टर का यहाँ पे नाम लिख दिए। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा आप लोग। अगर के कोई भी दिक्कत परेशानी हो, कमेंट सेक्शन लिखा है मतलब खुला हुआ है, उसमें आप जाकर फीडबैक जरूर दे सकते हैं कि आपका ये मतलब कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए अब हम वीडियो को यहाँ पे आप स्टार्ट करेंगे ताकि आपको जल्दी से जल्दी ये चीज को खत्म हो जाएगा। ऐसे ही जैसे ही जियोग्राफी खत्म होगा, नेक्स्ट 1-2 दिन के अंदर में हिस्ट्री भी आपका अपलोड हो जाएगा। क्लास वो अपलोड होगा 6 to 10 तक। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अब अगले कंटेंट की ओर में। और हाँ, जिसको भी इस बुक का पीडीएफ चाहिए, ये जो देख रहे हैं पीडीएफ चाहिए, उस पे दिए गए नंबर पे यहाँ पे जो हम नंबर लिख दे रहे हैं, ठीक है, ये जो नंबर दिखाई दे रहा है आपके स्क्रीन पर, इसको हमको व्हाट्सएप कीजिएगा और मात्र 50 रुपीज में आप ये पीडीएफ को ले सकते हैं। दोस्तों इस पीडीएफ को रेडी करने में हमको भी बहुत ज्यादा खर्च आया है, बहुत मेहनत आया है। मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे बंदे के हाथ में ये जाए जो कि इस चीज को वैल्यू करे, इस चीज को पढ़े। ऐसा नहीं है कि मैं पीडीएफ दे दूंगा किसी फाइल में, आपके किसी फोन के फोल्डर में पड़ा हुआ है, कोई इसको पढ़ नहीं रहा है, तो बस उसी को रोकने के लिए मैं ये चीज 50 रुपये आपसे चार्ज ले रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे फिर से नंबर लिख दे रहा हूँ, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप कर देना है, मैं वहां पे सारा कुछ चेंज कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बाय। जैसे ही पहला चैप्टर आता है दोस्तों क्लास 6 का जियोग्राफी में, तो आता है मेरा यहाँ पे हमारा सौरमंडल इसका नाम है। तो इसमें जो भी आपका महत्वपूर्ण फैक्ट है हम यहाँ पे सब कुछ लिख दिए हैं। ठीक है, सूर्य को सौर परिवार का मुखिया कहा जाता है, आपको पता होगा, क्योंकि सूर्य जो है दोस्तों, सूर्य का ही सारे ग्रह उपग्रह चक्कर लगाते हैं। उपग्रह तो खैर अपना ग्रह का चक्कर लगाते हैं, जितने भी ग्रह हैं दोस्तों सूर्य का चक्कर लगाते हैं, इसीलिए इसको सौर परिवार का मुखिया कहा जाता है, क्योंकि यह केंद्र में है। अगला पॉइंट यहाँ पे निकल के आता है कि सूर्य की सतह पर आग की लपटें दिखाई देती हैं, जिसे सूर्य प्रज्वाल कहते हैं। ठीक, अगला पॉइंट है कि सूर्य का सबसे निकट दोस्तों बुध ग्रह है। आपको पता होगा जो सूर्य का सबसे जो निकट तारा है वो बुध ग्रह है। अब बुध उसको परिक्रमा करने में सबसे कम समय लगता है, क्योंकि वह सबसे निकट चीज है। अगला पॉइंट है कि सबसे लाल ग्रह कौन सा ग्रह है, वो मंगल ग्रह है। आप लोग याद रखिएगा, लाल ग्रह मंगल ग्रह, ये सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है। अगला पॉइंट निकल के आता है शनि एकमात्र ग्रह है जिसके चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। ठीक है, प्लूटो
वर्तमान में क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में आता है दोस्तों। तो ये सवाल डायरेक्ट पूछा जाता है, वह कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं, तो वह ग्रह है शनि ग्रह। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया। और अगला पॉइंट आता है कि प्लूटो जो दोस्तों बहुत पहले, मतलब पहले जो था प्लूटो एक ग्रह के श्रेणी में आता था, लेकिन उसको निकाल कर अब इसको क्षुद्र ग्रह में रख दिया गया है। इसे बातें पता होना चाहिए। अगला पॉइंट निकल कर आता है कि सूर्य का प्रकाश दोस्तों पृथ्वी पर आने में 8 मिनट का समय लगता है, ठीक है। अगला पॉइंट है कि सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे नजदीक तारा प्रैक्सिमा सेंचुरी का प्रकाश पृथ्वी तक आने में दोस्तों 4 वर्ष का समय लगता है, ठीक है। आप समझ सकते हैं, यहाँ पे मान के चलिए ये सूर्य है और यहाँ पे हमारा ये पृथ्वी है, ठीक है दोस्तों। जो इसका सूर्य का प्रकाश यहाँ पे आने में, जैसे कि आपको पता होगा सूर्य एक तारा है, जो इसका प्रकाश आने में दोस्तों लगभग जो 8 मिनट का समय लगता है पृथ्वी पर। सूर्य एक तारा है। सूर्य के बाद जो निकटतम तारा है पृथ्वी का दोस्तों, वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी का प्रकाश पृथ्वी तक आने में, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, वो 4 वर्ष का समय लगता है। तो समझ सकते हैं वो कितना दूर में है, कितना दूरी पे है पृथ्वी से, ठीक है। अगला पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है कि पृथ्वी को नीला रंग समुद्र के साथ से सतह से, यहाँ पे छोड़ लिख दीजिएगा दोस्तों, सतह से नीले प्रकाश के सर्वाधिक परावर्तन के कारण होता है। देखिए हमारे नजरों से वही प्रकाश नजर आता, मतलब हमारे नजरे से, आंखों से वही प्रकाश दोस्तों नजर आता है जो उस प्रकार का बिखराव होता है। जैसे में सब अगर के यहाँ पे जितना ही प्रकाश है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है तो वो सतह हो जाता है मेरा ब्लैक। लेकिन अगर के कुछ प्रकाश, रेड प्रकाश या नीला प्रकाश इससे उत्सर्जित होता है टकराकर, तो वही चीज हमको दिखाई देता है। तो वही होता है, समुद्र के पानी नीला इसीलिए दिखाई देता है दोस्तों क्योंकि वहां पे सर्वाधिक परावर्तन होता है किसका, नीला प्रकाश का। आशा करता हूं समझ गए होंगे, ठीक। अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हम आगे बढ़ने से पहले एक और चीज बताना चाहते हैं। जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं ना, 6 से 8 टीचर हो या 9-10 हो या मतलब पीजीटी वाले लोग हो, तो मैं क्या करने वाला हूं दोस्तों, एक बार देखिए ये हम आपको समरी के तौर पर इसको पढ़ा दे रहे हैं, ठीक। जैसे ही एक बार ये खत्म हो जाता है, या खत्म नहीं, 1-2 चैप्टर मतलब सब्जेक्ट खत्म हो जाता है, उसके बाद चैप्टर वाइज क्लास 6 से लेकर 12 तक जितने भी एससीईआरटी का बुक है दोस्तों, सबका चैप्टर वाइज हम एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड करा देंगे और यूट्यूब पर करा देंगे, ताकि जो मैक्सिमम चांस हो ना क्वेश्चन आपके यहाँ से पहुंच जाए। साथ ही साथ जितने ही बीपीएससी का दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हम उसको भी वहां पे आपको कंप्लीट करा देंगे, ताकि इस बार ना आपका पूरी तरह से तैयारी हो जाए। इस मतलब टारगेट से हमको पढ़ाई करवाना है आपको, ठीक है। अगला पॉइंट है कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह दोस्तों चंद्रमा है, सबको जानता है। इसका प्रकाश पृथ्वी तक आने में 1.25 सेकेंड का समय लगता है। आप लोग ये चीज को याद रखिएगा, ठीक। अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट जैसे कि यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, अगला पॉइंट क्या है यहाँ पर कि चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में पूरी करता है। मैं एक सीजीएल का पेपर कल देख रहा था, तो उसमें यह सवाल पूछा गया था कि चंद्रमा को पृथ्वी को चक्कर करने में कितने समय लगते हैं, तो 27 दिन और 8 घंटे लगते हैं। इतने ही समय में वो अपने अक्ष पर भी घूमता है। याद रखिएगा, वो अपने अक्ष पर भी उतना ही समय में घूमता है और पृथ्वी का चक्कर भी उतना ही समय में लगा लेता है। बृहस्पति का दोस्तों 63 एवं शनि का 62 उपग्रह है। अब बृहस्पति इसी के साथ में सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह बन जाता है यहाँ पे, ठीक। अगला पॉइंट जिससे आपको निकल कर आता है, सप्तऋषि उत्तर दिशा के साथ तारों का समूह है। यानी कि जो सप्तऋषि है दोस्तों उत्तर दिशा में, मतलब ये उगता है, 7 तारों का समूह है ये। 7 नहीं, यहाँ पे 7 लिख दीजिए, ये 7 तारों का समूह है, ठीक। अगला है ऋतु और पुलह को मिलाने वाली रेखा दोस्तों उत्तर दिशा का सूचक है, ठीक। ऋतु और पुलह जो है वो सप्तऋषि है, उसको मिलाने वाली जो रेखा है दोस्तों वो है यहाँ पे हमारा उत्तर दिशा का सूचक है। अगला पॉइंट निकल के आता है, बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। तो ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है कि वह कौन सा उपग्रह है जिसके मतलब वह कौन सा या उपग्रह है दोस्तों जिसका कोई उपग्रह नहीं है, तो होता है बुध और शुक्र। आपका याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि शनि ग्रह का टाइटन उपग्रह सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो भी लोग आने वाले शिक्षक बहाली का तैयारी कर रहे हैं 6 to 8 और 9 to 10 के लिए, उनके लिए मैं एक बहुत ही बेहतरीन सिलेक्शन किट लेकर आ गया हूं, जो कि आपका एग्जाम को क्रैक कराने का साहस रखता है। इसमें इस कंटेंट को बनाने से पहले मैंने बहुत ही रिसर्च किए हैं। जो पिछले आपका एग्जाम हुआ है, बीपीएससी का जो भी एग्जाम हुआ है, उसी के आधारित पर मैंने ये बनाए हैं
जैसे कि इसमें क्या कुछ रहने वाले ये सिलेक्शन किट में, तो आपका जो भी है बिहार एससीईआरटी बुक और एनसीईआरटी बुक दोनों का मिक्स में मैंने क्लास 6 to 10 का यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज आपका समरी रेडी कर दिया गया है। जो आप यहाँ पे ये जो समरी देख रहे हैं इसी का एक हिस्सा है। तो आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं और बार बार यहाँ पे मल्टीपल टाइम इसको प्रैक्टिस करके अच्छा स्कोर जनरेट कर सकते हैं। अगला इस कंटेंट में आपको मिलने वाला है कि बीपीएससी में जो भी आज तक परीक्षा हुए हैं उसका जितने भी क्वेश्चंस हैं लगभग सारे सब्जेक्ट का, एक सब्जेक्ट में 500 प्लस क्वेश्चन होंगे। ये मैं आपको पीडीएफ के रूप में दे दूंगा कि आप प्रैक्टिस करके एक अच्छा सा वहां पे स्कोर बना सकते हैं। साथ में ही 1000 प्लस जो कि आपका टीआरई एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं उसके भी हम एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड करेंगे ताकि आपको एक प्रैक्टिस करने के बाद वहां पे अच्छे से एनालिसिस मिल सकता है। उसके बाद मैथ जो भी प्रीवियस ईयर में आए हैं उसका मैथ का सोल्यूशन दे देंगे। और एग्जाम से पहले जो कि 500 मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे करंट अफेयर है दोस्तों, करंट अफेयर का मैं सीट देता हूं जैसे कि टीआरई 1 में भी दिया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, मतलब मैक्सिमम सवाल इसमें से ही देखने को मिल जाता है। तो जो भी लोग खुद से तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि उनको ये परचेज करना चाहिए तो दिए गए नंबर पे यहाँ पे जहाँ पे नंबर देख रहे हैं यहाँ पे ये इस पे हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। और व्हाट्सएप करने के बाद मात्र आप इतना पे करके 299 रुपए ये सारा आप दोस्तों सिलेक्शन किट यहाँ पे ले सकते हैं, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन साबित होगा आपके आने वाली परीक्षा के लिए। ठीक है, तो जिनको भी चाहिए होगा दिए गए नंबर पे हमको यहाँ पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अपने कंटेंट के ऊपर में, अगला कंटेंट देख लेते हैं क्या है। ग्रह एवं उपग्रह के अतिरिक्त दोस्तों बहुत सारे छोटे छोटे पिंड भी जो शुक्र का चक्कर लगाते हैं जिसे हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। यह मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच होते हैं और सबसे बड़ा जो क्षुद्र ग्रह है वो सीरस है। आपको तो पता होगा कि जो मतलब ग्रह हैं और उपग्रह हैं दोस्तों वो तो सूर्य का चक्कर लगाते ही लगाते हैं। उसके साथ ही और छोटे छोटे पिंड होते हैं जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं, उसको हम क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। ठीक है, ये जो क्षुद्र ग्रह होते हैं दोस्तों यहाँ पे मंगल और बृहस्पति के बीच में होते हैं। आप लोग याद रखिएगा, ये सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है कि क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में होते हैं, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा मंगल एवं बृहस्पति। ठीक है, और जो सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है वो सीरस आपका सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है। ठीक, अगला पॉइंट है, कभी कभी आकाश में टूट कर तारे गिरते हुए आपको दिखाई देते होंगे। बोलते हैं ना लोग कि टूटता हुआ तारा मांगने से जो भी मतलब आपका इच्छा हो मांगना से वो पूरा होता है, तो वो कोई तारा नहीं होता है, मतलब ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे देख सकते हैं जो आपको तारे टूटते हुए दिखाई देते हैं वो तारे नहीं, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं दोस्तों जिन्हें उल्का पिंड कहा जाता है। ठीक, यह वायु के साथ घर्षण करके गर्म होकर जल जाते हैं जिससे टूटकर गिरने लगते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। तो अगला पॉइंट है, जो राशि है दोस्तों वो 12 राशि होते हैं और जो नक्षत्र होते हैं 27 नक्षत्र होते हैं और एक नक्षत्र की अवधि 14 दिनों के में होती है। गांव घर में लोग बोलते हैं ना कौन नक्षत्र में जन्म तुम्हारा हुआ है, तो यही देखिए एक नक्षत्र में मतलब 14 दिनों के अवधि होता है, यानी कि महीना में 2 नक्षत्र होते हैं। ठीक, अगला पॉइंट है, ध्रुव तारा दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी के उत्तरी अक्ष पर अवस्थित होती है। जैसे कि हमारा यहाँ पर पृथ्वी हो गया तो इसके उत्तरी अक्ष के ऊपर देखिएगा तो ध्रुव तारा यहाँ पे अवस्थित होता है। विषुवत रेखा से सभी स्थानों से ध्रुव तारा दोस्तों क्षितिजवत दिखाई देता है, यानी कि आकाश में दिखाई देता है। परंतु ज्यों ज्यों हम ध्रुव की ओर बढ़ते हैं यानी कि बीच में इक्वेटर की तरफ बढ़ते हैं तो इसकी स्थिति ऊंचाई बढ़ने लगती है। स्थित से यानी कि जो नीचे से है दोस्तों इसकी हाइट बढ़ने लगती है। आकाश से क्षितिज से ध्रुव तारा की ऊंचाई जितनी डिग्री की होती है उस स्थान का अक्षांश भी उतना ही डिग्री का होता है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो भी पृथ्वी पर दोस्तों अक्षांश का निर्धारण होता है वो ध्रुव तारा से होता है। आप लोग ये चीज को याद रखिएगा। यह हमेशा उत्तर दिशा में दिखाई देता है, इसीलिए प्राचीन काल में दोस्तों नाविकों को समुद्र में उत्तर दिशा का ज्ञान करवाता था। आपसे डायरेक्ट सवाल पूछेगा कि प्राचीन काल में उत्तर दिशा का ज्ञान कैसे होता था, तो आपको डायरेक्ट वहां पे सवाल का आंसर करना होगा कि ध्रुव तारे से ये हमको ज्ञान मिलता है। ठीक है, आशा करते हैं दोस्तों क्लास 6 एससीईआरटी बिहार एससीईआरटी का बुक उसका नाम है पृथ्वी एवं उसकी गतियां, देख लेते हैं इसमें क्या कुछ आपका मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट रहने वाला है। पृथ्वी की घूर्णन गति अथवा दैनिक गति दोस्तों 24 घंटे की होती है, इसी कारण दिन और रात होती है। जैसे कि दोस्तों पता होगा पृथ्वी अपने अक्ष पर
24 घंटे में दोस्तों एक बार घूम लेती है, तो वही 24 घंटे के कारण दिन और रात होती है। ठीक, समझ गए होंगे आप। पृथ्वी अपने अक्ष पर दोस्तों 23.5 डिग्री झुके है, सबको पता है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाने में 365 दिन का दिन लगाता है, जिसे परिभ्रमण गति बोलता है। जैसा कि पता होगा दोस्तों, ये अगर क्या हमारा यहाँ पे सूर्य है, तो यहाँ पे पृथ्वी क्या है, एक छोटा सा ग्रह है उसका। तो ये क्या होता है, अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री के यहाँ पे दोस्तों झुकाव पर है। ठीक, ये झुकाव जैसे पता होगा, पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमती है और उसके चारों ओर भी घूमती है। तो जो अपने अक्ष पर घूमती है दोस्तों, वो 24 घंटा का समय लगाता है, और जो इसके चारों ओर घूमती है, यानी कि सूर्य के चारों ओर जब घूमती है, ऐसे ऐसे घूमना स्टार्ट करती है, तो ये जो समय लगाती है दोस्तों, इसमें 365 दिन लगभग लगाती है। ये 365 दिन नहीं होता है, 365 दिन से कुछ कम ही होता है। एक राउंड फिगर में हम ले लिए हैं यहाँ पे 365 दिन। ठीक है, आप लोग आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अगला है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है। आप लोगों को लगता होगा सूर्य पूरब से पश्चिम में जा रहा है ना, तो पृथ्वी भी वैसा ही। कोई भी चीज मान के चलो ये पूरब से पश्चिम जा रहा है, तो ये इधर से जाएगा तब तो ये इधर से डूबेगा। तो पृथ्वी जो हमारा घूमता है दोस्तों, वो पूरब से पूरब की ओर घूमता है। ठीक है, आशा करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि ध्रुव पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है। ये किस कारण होती है, क्योंकि पृथ्वी चक्कर लगाती है पृथ्वी सूरज का, इसीलिए पृथ्वी के जब 6 महीना जाता है तो ध्रुव पर ही केवल सूर्य का प्रकाश पड़ता है। इसीलिए उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीना दिन और 6 महीना रात होता है। आशा करता हूं इतना समझ गए होंगे। अगला पॉइंट है कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं, तथा परिभ्रमण के कारण दोस्तों मौसम बदलते हैं। ठीक है, आप लोग समझ गए। जो घूर्णन होता है उसके लिए दिन और रात, यानी कि जो अपने अक्ष पर घूमता है उसको घूर्णन बोलते हैं, और जो चारों तरफ घूमता है, यानी कि सूरज की तरह चारों तरफ घूमता है, उसको परिभ्रमण करता है। उसके कारण मौसम बदलते हैं। ये दोनों चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा सवाल पूछ देता है आपकी परीक्षा में। ये दोनों चीज आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अगला पॉइंट है यहाँ पे कि 21 जून को पृथ्वी के सूर्य की ओर झुके होने के कारण दोस्तों, इस समय सूर्य की सीधी किरणें विषुवत रेखा पड़ती है। ठीक है, कुछ विषुवत रेखा से कुछ उत्तर में कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, जिसके कारण दिन की अवधि इस समय लंबी होती है। 21 जून का दोस्तों ऐसा समय होता है कि जो जब सूरज विषुवत रेखा के थोड़ा ऊपर, मतलब जस्ट ऊपर में होता है, और कुछ उत्तर में, यानी कि जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। जैसे कि पता होगा कर्क रेखा भारत के यहाँ से गुजरती है, मान के चलिए अगर कहीं ये हमारा भारत हुआ तो। ठीक है, तो यहाँ पे विषुवत रेखा है, तो इससे कुछ उत्तर में, यानी कर्क रेखा पर ये सीधे पड़ती है। उस समय वहाँ पे दिन की अवधि लंबी होती है। वो डेट आप लोग याद रखिएगा, 21 जून हमेशा पूछता है। अगला पॉइंट है कि 22 दिसंबर अर्थात 21 जून के 6 महीना बाद, और यहाँ से दोस्तों 6 महीना बाद, जब पृथ्वी सूर्य की आधी परिक्रमा करने के बाद सूर्य से दूसरी ओर पहुंच जाता है, इस समय पृथ्वी पर झुकाव सूर्य के विपरीत होता है। सूर्य के मकर रेखा पर सीधे पड़ने लगती हैं। जैसे यहाँ पे हमारा इक्वेटर हुआ, तो इससे थोड़ा ऊपर होता है तो दोस्तों यहाँ पे कर्क रेखा आ जाता है, और उसके नीचे जब जाता है तो वो हमारा यहाँ पे मकर रेखा आ जाता है। तो 6 महीने के बाद 21 जून तक यहाँ पर पृथ्वी सीधे रहता है, इसलिए यहाँ पे सबसे लंबा दिन करता है। उसके जस्ट 6 महीना बाद मान के चलिए यहाँ पे आ जाता है, नीचे में आ जाता है। ये डेट जो होता है दोस्तों आपका 22 दिसंबर का डेट होता है। इस समय यहाँ पर यानी कि मकर रेखा पर दोस्तों सीधे पड़ने लगती है। इस समय दक्षिणी गोलार्ध में, यानी कि 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में लंबा दिन और छोटी रातें होने लगती है। ठीक है, आशा करता हूं समझ लो। ये बात समझ लीजिए कि जिस पे सूर्य का प्रकाश ज्यादा पड़ेगा वहां पे लंबी दिन होगा दोस्तों। ठीक है, तो पहले जो 21 जून का होता था उत्तरी भारत में, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में ये बड़ा दिन होता था 21 जून को, और जब 22 दिसंबर होता है तो दक्षिणी गोलार्ध में ये बड़ा दिन होने लगता है। आशा करता हूँ इतना समझ गए होंगे। यहाँ के बाद ये चैप्टर आपका समाप्त होता है, और इसके देख लेते हैं लास्ट में क्या कुछ आपका इंपोर्टेंट पॉइंट रहने वाला है। समदिवारात्रि होते हैं, यानी कि समदिवारात्रि में दिन और रात कब बराबर होते हैं, जिसमें 21 मार्च को और 23 सितंबर को दोस्तों ये चीज होता है। सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो वो होता है 21 जून को। शीतोष्ण कटिबंध में क्या होते हैं कि कम गर्मी पड़ती है शीतोष्ण कटिबंध में। देखिए हम बताते हैं, जो उष्ण कटिबंध होता है दोस्तों, उष्ण कटिबंध मतलब बहुत ज्यादा वहां पे गर्मी है। ठीक है, और शीतोष्ण कटिबंध माने वहां पे कम गर्मी पड़ती है। चांद पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो वो नील आर्मस्ट्रांग थे, यूएसए के थे दोस्तों। ये 1984 ईस्वी में चांद पर गए थे, आप लोगों को पता होगा। ठीक, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट मतलब यहाँ पे चैप्टर आता है हमारा क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 दोस्तों, पृथ्वी के परिमंडल। इसमें क्या कुछ आपका इंपोर्टेंट रहने वाला है आने वाली परीक्षा को लेकर,
अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम दोस्तों हमको सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दिया कीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, बस और हमको कुछ नहीं चाहिए। अगला पॉइंट है कि जलमंडल, पृथ्वी पर जल के अनेक भाग हैं। मतलब जलमंडल किसको बोलते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये है कि पृथ्वी पर जल के अनेक भाग हैं, जैसे नदी, तालाब, सागर, महासागर इत्यादि, उसी को सम्मिलित रूप से जलमंडल बोलते हैं। सन 1984 ईस्वी में दोस्तों राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पूछने पर बताया कि पृथ्वी नीला दिखता है। तो राकेश शर्मा अंतरिक्ष में कब गए थे दोस्तों? ये चंद्रमा पर जाने वाला जो प्रथम व्यक्ति थे, ये हमको थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है कि कब गए थे, 1984 में गए थे या 1969 ईस्वी में गए थे। आप कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे 1984 में जब ये अंतरिक्ष में गए थे दोस्तों राकेश शर्मा, तो इंदिरा गांधी तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थी वो पूछी कि बताइए हमारा देश कैसा दिखता है, तो बताए थे यहाँ पे कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और उसके बाद बोला था जो पृथ्वी दिखता है वो नीला दिखता है दोस्तों, ठीक है। अगला पॉइंट है स्थल मंडल। पृथ्वी का जो ऊपरी ठोस परत होता है जिसपे कंकड़ मिट्टी पाई जाती है, यानी कि जिस परत पर हम लोग रहते हैं उसको स्थल मंडल बोलते हैं। आशा करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। अगला यहाँ पे पॉइंट निकल कर आपका आता है कि स्थल संधि क्या होता है। स्थल का संकीर्ण भाग दोस्तों जिससे दो बड़े भूभाग आपस में जुड़े होते हैं, जैसे कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका इसी संधि के द्वारा जुड़े हुए हैं। यानी कि एक छोटा सा भाग जो मतलब धरातल का हो और वो आपस में जुड़े हुए हैं, उसको हम स्थल संधि बोलते हैं। आपसे डायरेक्ट सवाल पूछा जाएगा कि स्थल संधि का कौन सा दो देश उदाहरण है, तो आप लोग याद रखिएगा जो उत्तरी अमेरिका है और दक्षिणी अमेरिका है, ये दोनों स्थल संधि के द्वारा जुड़े हुए हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है जल संधि। जल संधि यानी कि दो देश जो जल के साथ में जुड़ा होता है, जैसे भारत ले लीजिए और श्रीलंका को ले लीजिए। पानी का संकरा भाग जो दो बड़ी जल राशि जैसे समुद्र और महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है, इसे जल डबरूमध्य भी बोलते हैं। यानी कि जो पाक जल डबरूमध्य है दोस्तों, भारत और पाकिस्तान को जो जोड़ता है, उसी के बारे में यहाँ पे बातें हो रही है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा जो पाक जल डबरूमध्य भारत और श्रीलंका को यहाँ पे जोड़ता है, ठीक। ये चीजों को याद रखिएगा। अगला पॉइंट जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पाक जल संधि इंडिया और श्रीलंका को जोड़ता है। अगला पॉइंट है कि चारों ओर हवा का क्षेत्र वायुमंडल कहलाता है। आप लोग ये चीज को ये सबको पता होगा। जल मंडल, स्थल मंडल एवं वायुमंडल दोस्तों, यहाँ पे आयु लिखा हुआ, इसको वायु पढ़ा जाए। वायुमंडल मिलकर जैव मंडल बोलते हैं ना। देखें ये तो वायुमंडल, स्थल मंडल और जल मंडल ये अलग अलग चीज होगा। ये सम्मिलित रूप से जब जिसको अगर के बोलना होगा तो हम अगर के जैव मंडल केवल बोल देंगे, तो जैव मंडल में हमारा पृथ्वी का हर एक कोना, हर एक चीज इसमें इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। वायुमंडल की अब देखते हैं संरचना क्या होता है। वायुमंडल मतलब जिसमें वायु पाया जाता है, यानी पृथ्वी के ऊपर वाला सतह का सबसे पहले जो नीची जो परत पाई जाती है दोस्तों, वो पाया जाता है क्षोभ मंडल, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा जो सवाल पूछा जाता है, ये इंग्लिश वाला भी याद रखिएगा, क्षोभ मंडल और टोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर और एक्सोस्फीयर। कभी कभी क्या होता है ना, आपको ये सारा ऑप्शन दे देगा और बोल देगा कि बढ़ते क्रम में, या मतलब पृथ्वी के सतह से ऊपर में जाते हुए इसको क्रम में सजाना है। जब से आप इसको याद नहीं रखिएगा, और हिंदी में नहीं देता है, वो देता है इंग्लिश में देता है, इसलिए बोल रहे हैं ये चीज अच्छे से एक बार आप लोग मेमोराइज कर लीजिएगा, ठीक। यहाँ पे जैसे कि आपका निकल कर आता है सबसे जो निचला परत है दोस्तों, उसमें जिसको क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर बोलते हैं, इसमें मौसम की सारी घटनाएं होती हैं। बादल जैसे बादल बनना, बरसात होना, बादल गरजना, ये सब होता है। अब एवरेज जो ऊंचाई इसके होती है यह 13 किलोमीटर होता है, ठीक। समताप मंडल दोस्तों इसके बाद आता है, यानी जिसको स्ट्रेटोस्फियर बोलते हैं। इसी में ओजोन मंडल भी पाया जाता है और इसमें वायुयान वगैरह भी इसी मंडल में उड़ते हैं। उसके बाद जैसे ही ऊपर वाला उसके लेयर में चलते हैं, उसको मेसोस्फीयर बोलते हैं, इसको मध्य मंडल बोलते हैं, उष्ण मंडल भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, उल्का पिंडों को पृथ्वी से ये रक्षा करता है। यानी आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि उल्का पिंड की घटनाएं किस वायुमंडल की सतह में होती है, तो वो मध्य मंडल मेसोस्फीयर में ये चीज होती है। अगला पॉइंट है आयन मंडल या बाह्यमंडल, इसको बोलते हैं। बाह्यमंडल और बहिर्मंडल ये दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। बाह्यमंडल मतलब थर्मोस्फीयर, एक्सोस्फीयर मतलब बहिर्मंडल, बहिर मतलब बाहर, ठीक।
तो यहाँ पे देखिए आयन मंडल में क्या होता है, जो भी तरंग देखते हैं आप रेडियो पर रेडियो समाचार सुनते हैं या टेलीविजन पर दोस्तों टीवी देखते हैं, ये सारी घटनाएं जो होती है, जो भी फ्रीक्वेंसी निकलता है, तरंग निकलता है, वो इसी मंडल से निकल कर होता है। यानी कि रेडियो तरंगों का परावर्तन किस सतह से होता है, आयन मंडल से और थर्मोस्फेयर से होता है। और जो सबसे ऊपर का लेयर होता है दोस्तों, वो होता है आपका एक्सोस्फीयर, जिसमें कृत्रिम उपग्रह छोड़ा जाता है। ठीक है, आशा करता हूँ ये चीज समझ गए होंगे। ये बहुत ही वीवीआई सवाल मतलब ये पॉइंट है, अच्छे से इसको देख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ से ये चैप्टर आपका खत्म होता है और आता है एमसीक्यू। जीवन पनपता है, जीवन कहाँ पनपेगा दोस्तों, जहाँ पे स्थल भी हो, जहाँ पे स्थल भी हो, जल भी हो और वायु भी हो। इसी के लिए ना, अब इसी को सम्मिलित रूप से हम लोग क्या बोलते हैं, जैवमंडल बोलते हैं। तो हमारा ये जैवमंडल सही होगा। अगला पॉइंट है कि अंतरिक्ष अंतरिक्ष में यहाँ पे अंतरिक्ष में जाने वाले दोस्तों प्रथम भारतीय कौन थे, तो राकेश शर्मा थे, जो 1984 ईस्वी में गए थे। आपको आगे में पहले में पढ़ा दिया। जल डमरूमध्य क्या होता है, जल डमरूमध्य जो दोस्तों यानी दो बड़े जल भागों को जोड़ता है। जैसे यहाँ पे आपका भारत हो गया, उसके बाद यहाँ पे दोस्तों क्या हो गया, श्रीलंका हो गया। ठीक है, आशा करता हूँ ये समझ गए होंगे। अगला बात है कि समताप मंडल होते हैं। समताप मंडल वही वायुमंडल में होते हैं, वायुमंडल का परत है वो समताप मंडल। अगला यहाँ पे चैप्टर निकल कर आता है पृथ्वी के प्रमुख स्थल भाग। ठीक, यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 है दोस्तों क्लास 6 का। तो इसमें पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे कि क्या कुछ है पृथ्वी के स्थल भाग में। चिकनी मिट्टी को केवल मीठी भी कहते हैं, जिसमें धान की खेती होती है। दोस्तों ये थोड़ा सा कुछ मिसप्रिंट लिखा है यहाँ पे। चिकनी मिट्टी में दोस्तों यहाँ पे धान की खेती होती है, आपको याद रखिएगा। नीचे और समतल भूमि का क्षेत्र क्या होता है, मैदान होता है। दोस्तों क्या होता है, जो सबसे जैसे जो पर्वत शिखर होता है दोस्तों इस आकार का होता है। ठीक है, और जो सबसे निचला उसका धरातल होता है, एक प्लेन होता है, जिसको मैदान बोला जाता है। मैदान मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, एक होते हैं अपर्दन मूलक मैदान, निक्षेपण मूलक मैदान, रचनात्मक मैदान। ठीक है, ये तीनों के बारे में हम बताते हैं। जिनकी रचना दोस्तों अपर्दन की क्रिया द्वारा होती है, जिस उसको अपर्दन मूलन मैदान बोलते हैं। जैसे में फिनलैंड का मैदान, यूरोप उत्तर यूरोप तथा कनाडा का पूर्वी क्षेत्र का मैदान। आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें एग्जाम्पल को याद रखना। आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा सवाल कि फिनलैंड का मैदान किस तरह का मैदान का उदाहरण है, तो वो अपर्दन मूलक का मैदान है दोस्तों। अपर्दन मतलब क्या होता है, टूट फूट होना, चट्टान आपस में टकरा कर उसको टूटना, अपर्दन कहा जाता है। निक्षेपण मूलक क्या होता है, उसी को जो टूटा फूटा चट्टान है उसको हवा द्वारा, पानी द्वारा, हिम नदी द्वारा उड़ाकर कहीं दूसरे जगह ले जाकर वहां पे मिट्टी बना देना, मैदान बना देना, यह निक्षेपण कहलाता है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। तो निक्षेपण के द्वारा जो बना हुआ मैदान होता है उसको निक्षेपण मूलक मैदान बोलते हैं। जैसे में केरल का तट का मैदान तथा हंगरी का मैदान, इसमें निक्षेपण मूलक मैदान में ये दोनों चीज आते हैं, आप लोग याद रखिएगा। अगला आता है रचनात्मक मैदान। पृथ्वी के आंतरिक हलचलों के द्वारा बना मैदान बोला जाता है रचनात्मक मैदान। ठीक है, जिसे आंतरिक हलचल मतलब क्या हुआ, कभी भूकंप आया, कभी ज्वालामुखी फटा, उससे ऊपर में जो उसमें का एलिमेंट निकलते हैं और वहां से ठोस जम जाने के कारण जो मैदान का निर्माण होता है वो रचनात्मक मैदान हुआ आपका। जैसे में उत्तरी अमेरिका का मध्यवर्तीय मैदान इत्यादि। ठीक, अगला पॉइंट निकल के दोस्त आपका आता है पठार। पठार किसको बोलते हैं, मैदानी भाग से ऊंचे होते हैं तथा उसके ऊपर का भाग सपाट होता है, जैसे दक्कन का पठार। ठीक है, देखिए पठार और पर्वत में दोनों में अंतर है। जो पर्वत होगा दोस्तों उसका ऊपर भाग जो शंकुआकार होगा यानी त्रिभुजाकार टाइप की होगा, लेकिन जो पठार होगा दोस्तों ये इसका ये जो पार्ट होगा इसका भी ऊंचाई रहेगा, यानी कि इसका भी ऊंचाई रहेगा, लेकिन इसका जो ये जो पार्ट होगा दोस्तों ये सपाट में होगा, ये इतना नुकीला और त्रिभुजाकार नहीं होगा, उसको हम पठार बोलते हैं। जैसे कि दक्कन का पठार। यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट है, पामीर के पठार को दोस्तों संसार का छत कहते हैं। देखिए ये जितना भी हमने पॉइंट आपके लिए लिखा है, ये मोस्ट वीवीआई पॉइंट जितने भी बुक्स में दिए गए दोस्तों सारा का सारा इसमें आपको मैंने इंक्लूड कर दिया है, ताकि कोई भी पॉइंट आपका छूटे नहीं। इसमें दोस्तों दोनों इंक्लूड है, एससीईआरटी भी और एनसीईआरटी भी, क्योंकि देखिए दोनों का जो मैटर है ना 95% मैटर दोनों में समान है। जो भी 5% 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे है तो मैंने इसमें ही इंक्लूड कर दिया है, उसको अलग से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, अगला पॉइंट के तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि पर्वत। पर्वत किसको बोलते हैं, पर्वत के ऊपरी भाग सपाट नहीं होते हैं, आसपास के क्षेत्र बहुत संकीर्ण होते हैं, वही बताया। जो पर्वत के दोस्तों प्रकार 3 प्रकार के होते हैं। कौन पर्वत होते हैं, एक वलित पर्वत, व्रणशोध पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत और अपशिष्ट पर्वत। ठीक है, यहाँ पे हम इतने प्रकार के पर्वत के बारे में देखते हैं। पहला है सतह उबड़ खाबड़ एवं शिखर शंकु की तरह होते हैं।
उसको वलित पर्वत बोलते हैं, यानी कि जिसका पर्वत का जो ऊपरला हिस्सा होगा वो शंकु की तरह जो होगा उसको वलित पर्वत बोलते हैं। जैसे हिमालय पर्वत जो है दोस्तों उसको वलित पर्वत में गिना जाता है। ठीक, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका का एंडीज जो पर्वत है वो क्या है, वो है आपका वलित पर्वत है। आपको ये चीजों को याद रखिएगा। ठीक, अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है आपका कि यहाँ पे जैसे देख सकते हैं, अगला पॉइंट है कौन सा, व्रंशोत्तर पर्वत। आपको हम बार बार बोल रहे हैं, आपको एग्जाम जो याद करने वाली चीज है वो एग्जाम्पल याद करने वाला चीज है। इसमें जो हिमालय डायरेक्ट पूछा जाएगा, हिमालय कौन सा पर्वत है, तो वो वलित पर्वत है। एंडीज पर्वत कौन सा है, वो वलित पर्वत है। व्रंशोत्तर पर्वत क्या होता है, पृथ्वी के आंतरिक हलचल के कारण पृथ्वी में दोस्तों दरार पड़ जाती है। ठीक, और बीच का भाग ऊपर में उठ जाता है। जैसे भारत का सतपुड़ा पर्वत का निर्माण जो हुआ है वो व्रंशोत्तर पर्वत के मतलब कैटेगरी में उगाता है। क्या हुआ था कि पृथ्वी के दो भागों में दोस्तों यहाँ पे दरार पड़ जाता है, और दरार पड़ने के बाद ये चीज जो होता है ऊपर की तरफ ऐसे में उठ जाता है। इसी को बोलते हैं व्रंशोत्तर पर्वत। अगला आता है मेरा यहाँ पे टाइप में कि ज्वालामुखी पर्वत। ठीक है, ज्वालामुखी पर्वत किसको बोलते हैं, ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा दोस्तों एवं अन्य पदार्थों को ठंडा होकर जम जाने से बना पर्वत। जैसा कि पता होगा जब ज्वालामुखी फूटते हैं तो बहुत बड़ा विस्फोट वहां पे होता है, और जितने भी उसमें से मलबा निकलता है एक समय वहीं पे जमा हो जाते हैं, और वैसे ही ऊपर में अंबार लग जाता है दोस्तों। वही जो अंबार लगता है यानी कि जो वहां पे बनता है उसी को हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ज्वालामुखी पर्वत। आशा करता हूं आप लोग ये चीजों को समझ गए होंगे। जैसे में इटली का विसुवियस पर्वत और अंडमान निकोबार का वैरान द्वीप, ये दोनों ही ज्वालामुखी पर्वत का ये चीज उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपका यहाँ पे है कि अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत किसको बोलते हैं, वलित पर्वतों के अत्यंत प्राचीन होने से दोस्तों अपर्दन के कारण ऊंचाई कम हो जाते हैं। देखिए हम बताते हैं, वलित पर्वत में क्या बताएं, जो ऊपर का जो हिस्सा होता है दोस्तों वो शंक्वाकार होता है, नुकीला टाइप के होता है, इसको वलित पर्वत बोलते हैं। लेकिन बहुत समय हो जाने के बाद जो उसमें अपर्दन की क्रिया होती है, इसमें भी काट छाट होने लगती है, आपस में रगड़ होने के कारण, वायु से रगड़ होने के कारण ये टूटने लगती है, और जिससे वजह से इसकी ऊंचाई कम हो जाती है। और जब ऊंचाई कम हो जाती है ना तो उसको बोलते हैं अपशिष्ट पर्वत, और शिष्ट पर्वत ही इसको बोलते हैं। जैसे अरावली का पर्वत, अरावली के पर्वत भी पहले जो हुआ होगा वो वलित पर्वत में हुआ होगा, लेकिन इसमें अपर्दन की क्रिया होने के कारण इसकी हाइट कम हो गई, इसीलिए इसको हम बोलते हैं अरावली पर्वत, यानी कि अवशिष्ट पर्वत में उसका काउंट होने लगा। ठीक, अगला पॉइंट निकल कर आता है आपका दिशाएं। यहाँ पे वैसा कुछ भी मतलब इसमें उतना पॉइंट नहीं है कि बिहार के पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, उत्तर में हिमालय पर्वत और दक्षिण में हिंद महासागर है दोस्तों। ठीक है, आप लोग ये चीजों को याद रखिएगा। ये बिहार नहीं, यहाँ पे दोस्तों भारत कर लीजिएगा, ये गलत से यहाँ पे लिख गया है। और कि बिहार को भी थोड़ा सा दूर से देखिएगा तो ये भी चीजें हो जाती हैं, लेकिन यहाँ भारत कर लीजिएगा तो और ज्यादा सटीक हो जाएगा। ठीक, अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है पृथ्वी और ग्लोब। ठीक, चैप्टर नंबर 6 यहाँ पे आता है। ग्लोब पर यहाँ पे एक्चुअल में सवाल यही पूछा जाता है कि ग्लोब पर दोस्तों पेड़ और पहाड़ों और नदियों को किस रंग से दर्शाया जाता है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट होगा, एक ही दो पॉइंट होगा लेकिन ये इंपोर्टेंट पॉइंट होगा। पृथ्वी और ग्लोब, ग्लोब पर नीला रंग से दोस्तों सागर एवं महासागर को दर्शाते हैं। ठीक, पृथ्वी पर कुल 7 महादेश हैं दोस्तों, और कुल 7 यहाँ पे महादेश कर लीजिए, कुल 7 महादेश हैं और कुल 4 महासागर हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक, अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि भूमध्य रेखा पृथ्वी का 0 डिग्री होता है। 0 डिग्री यानी कि जब जहाँ पे भूमध्य रेखा यानी कि जहाँ से बीचों बीच पृथ्वी के 2 भागों में बढ़ती है उसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। 23.5 डिग्री दोस्तों उत्तर अक्षांश को कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा बोलते हैं। पृथ्वी हो गई यहाँ पे, ये हो गई भूमध्य रेखा। 23.5 डिग्री यहाँ पे बढ़िएगा तो ये आपका हो जाएगा कर्क रेखा, और जस्ट उसके नीचे आ जाते हैं 23.5 डिग्री दोस्तों, तो इसको बोलते हैं मकर रेखा। ठीक है, आशा करता हूँ इतना आप लोगों को ज्ञान हो गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला है यहाँ पे कि पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं दोस्तों अक्षांश रेखाएं बोलती है। जैसे आपको पता होगा पृथ्वी पर 2 काल्पनिक रेखाएं यानी जिसको ग्लोब मान लीजिए, ग्लोब पर एक पूर्व से पश्चिम रेखाएं यहाँ पे खींची गई हैं। इस तरीका से दोस्तों रेखाएं खींची गई हैं। ठीक, इस तरीका से रेखाएं खींची गई, और एक रेखाएं इस तरह का तरीका से रेखाएं खींची गई हैं। तो जो ये पूर्व से पश्चिम का दोस्तों रेखाएं हैं, यानी कि ये वाला जो रेखा आप देख रहे हैं, ये वाला रेखा, ये सब रेखा, इसको बोलते हैं अक्षांश। ठीक है,
आप लोग को क्लियर हो रहा है चीजों को। इसको बोलते हैं अक्षांश, तथा उत्तर से दक्षिण की ओर जो रेखाएं खींची गए, यानी कि ये जो लाइन देख रहे हैं आप, इसको बोलते हैं हमको देशांतर बोलते हैं। आशा करता हूं आप लोग ये चीजों को समझ गए होंगे। ठीक है, अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है आपका, कुल 360 देशांतर रेखाएं होती हैं दोस्तों। आपको मतलब अब ये भी तो होना चाहिए ना कि आप ये जो रेखा दोस्तों खींचे हैं, ये वाला जो रेखा खींचे हैं, आखिर ये टोटल कितनी रेखाएं खींच सकते हैं, तो मैक्सिमम 360 खींच सकते हैं। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। ठीक, अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपका निकल कर यहाँ पे आता है कि 0 डिग्री देशांतर को प्रधान मध्याह्न रेखा दोस्तों, और 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। ये VVI है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में ये चीजों को पूछा जा चुका है, इसलिए ये चीज को याद रखिएगा। ठीक, अगला पॉइंट है, पृथ्वी पर किसी स्थान का स्थिति एवं समय जानने के लिए देशांतर रेखाओं का उपयोग किया जाता है। अब डायरेक्ट आपसे सवाल पूछा जाएगा, पृथ्वी पर किसी भी स्थान की स्थिति या समय जानने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता है, तो वो देशांतर रेखाओं का प्रयोग किया जाता है, न कि अक्षांश रेखाओं का। दो देशांतर के बीच की दूरी दोस्तों होती है, वो होता है 4 मिनट। आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक, अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट जैसे कि यहाँ पे है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा दोस्तों 180 डिग्री देशांतर के पश्चिम जाने पर एक दिन बढ़ जाता है, तथा पूरब जाने पर एक दिन घट जाता है, तथा ध्रुवों पर यह 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है। तो ये सारा कुछ जो मतलब तय होता है 180 डिग्री देशांतर, जिसको तिथि रेखा बोलते हैं, वहां से अगर के आप पूरब में इधर में जाइएगा, जैसे 180 डिग्री देशांतर ये हो गया, अगर ये ग्लोब हुआ तो इसका ये देशांतर हुआ दोस्तों। अगर इधर में जाइएगा तो आपको एक दिन बढ़ जाता है, और अगर के आप पश्चिम में जाइएगा तो एक दिन आपका यहाँ पे घट जाएगा। आशा करता हूँ ये चीजें आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, अगला चैप्टर आता है मानचित्र का अध्ययन दोस्तों। मानचित्र का अध्ययन में आपको कलर का ज्ञान बहुत होना जरूरी है, और कलर का ज्ञान नहीं ना है तो फिर वहाँ पे मानचित्र में बहुत प्रॉब्लम होगा। मानचित्र यही सवाल भी पूछता है आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि कौन सा कलर से किसको दर्शाया जाता है। मानचित्र में जलाशयों को दोस्तों, यानी कि जहाँ भी पानी का अंश होगा ना, उसको नीला से हम लोग दर्शाएंगे। ठीक, और जो पर्वत होगा दोस्तों, यानी उसको हम भूरा रंग से दर्शाएंगे, तथा पत्थर को पीला रंग से, जहाँ पे बड़ा बड़ा पत्थर दर्शाना है, चट्टान दर्शाना है, उसको हम पीला रंग से बताएंगे। ठीक, अब मैदान को, यानी कि घास होता है मैदान पर, इसलिए उसको हरा रंग से हम दर्शाएंगे। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। अब अगला चैप्टर निकल कर आता है हमारा राज्य बिहार। ठीक, आज हम इसको खत्म ही कर देते हैं। हमारा राज्य बिहार, बिहार के बारे में कुछ मतलब ओवरव्यू जानकारी लेना है क्लास 6 के चैप्टर नंबर 8 में। बिहार में दोस्तों 9 प्रमंडल है, 38 जिला है और 534 प्रखंड है। आपसे पूछा जाता है कि बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं, तो 9 प्रमंडल है, और 38 जिला तो सब लोग जानता होगा, और 534 यहाँ पे आपका प्रखंड हो जाता है। अगला पॉइंट है कि वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य दोस्तों पश्चिमी चंपारण में बाघ के लिए प्रसिद्ध है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको भूलिएगा नहीं, याद रखिएगा। अगला पॉइंट निकल कर यहाँ पे आता है कि जनसंख्या में उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र के बाद बिहार का तीसरा स्थान है। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो उत्तर प्रदेश का है, फिर महाराष्ट्र का है, उसका बाद तीसरा का स्थान जो आता है, यानी कि 3rd नंबर जो आता है वो बिहार का आता है। ठीक है, अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आता है कि समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, वैशाली जिला तंबाकू के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों बिहार में, जिसे सरेसा क्षेत्र बोला जाता है। बिहार में सरेसा क्षेत्र का ही मतलब, जब भी बोलिएगा आप सरेसा क्षेत्र, तो इसका मतलब यही होगा कि आप तंबाकू के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और वैशाली के क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 8 क्लियर होता है। अब चैप्टर नंबर यहाँ पे दोस्तों चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट होता है आपका बिहार दर्शन से। इसमें देखते हैं क्या कुछ आपका फैक्ट दिया गया है। मुचलिंद सरोवर दोस्तों कहाँ पर स्थित है, वो बोधगया में स्थित है, आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट आता है फल्गु नदी के तट पर विष्णु पद मंदिर स्थित है, जिसे अहिल्याबाई होलकर ने बनवाई थी। जिसको भी इसका PDF चाहिए दोस्तों, या जो भी शिक्षक बहाली का तैयारी कर रहे हैं उनको नोट्स चाहिए, कंप्लीट नोट्स, जो कि आपको परीक्षा पास कराने का हैसियत रखता है, ऐसा नोट्स चाहिए दोस्तों, तो मैं बस डायरेक्ट दिए गए नंबर पर दोस्तों हमको यहाँ पे मैसेज कर दीजिए आप। मैं यहाँ पे आपको एक नोट्स प्रोवाइड करूंगा, कोई सा भी हो, आप 6 से 8 के लिए हो, या 9 से 10 के लिए हो, या 11-12 के लिए, कोई भी बुक का आपको नोट्स चाहिए तो इस नंबर पे हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा। हम वहाँ पे एक बेहतरीन नोट्स आपको बनाए हुए हैं, जैसे कि आप ये PDF को ही देख लीजिए, ये भी इसी में इंक्लूड होगा, हम आपको देंगे ताकि आपको कम समय में अच्छा वहाँ पे जानकारी मिल सके। ठीक है दोस्त, तो दिए गए नंबर पे आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं 91 76 800
3, 4, 5 ये नंबर है। ठीक, अगला पॉइंट की तरफ आते हैं। अगला पॉइंट है कि राजगीर के पहाड़ियों में गंधक पाया जाता है। ये क्या है? राजगीर के पहाड़ियों में तो गंधक वहाँ पाया जाता है। शांति का स्तूप कहाँ पे दोस्तों स्थित है? तो वो राजगीर में स्थित है। जल मंदिर जो है पावापुरी में स्थित है, जहाँ भगवान महावीर का महापरिनिर्वाण हुआ था। महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था भगवान महावीर का? पावापुरी में। वहीं पे जल मंदिर स्थित है। अब एक सवाल पूछा जाता है, ककोलत जलप्रपात जो दोस्तों है कहाँ पे स्थित है? वो नवादा जिला में स्थित है। कहाँ पे है ये ठंडा जलप्रपात है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट निकल के आता है चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 है बिहार दर्शन 2। तो इसीलिए हम बोलते हैं, देखिए यहाँ पर ये जो आप 3-4 चैप्टर देखें, बिहार दर्शन 1, बिहार दर्शन 2 और एक हमारा राज्य बिहार, ये जो 3 चैप्टर देखें दोस्तों, अगर के आप एनसीईआरटी केवल पढ़िएगा, एनसीईआरटी पढ़िएगा, तो ये 3 चैप्टर उसमें बिल्कुल ही दिया ही नहीं हुआ है। और सवाल इसी में से पूछ देगा आपको कि गोल घर का निर्माण कब हुआ था, उसका किस लिए निर्माण किया गया था, तो आप वहाँ पे आप मतलब नहीं जवाब दे पाइएगा। इसीलिए मोस्ट रिकमेंड करते हैं कि आप एससीईआरटी पढ़िए दोस्तों, क्योंकि देखिए जब एससीईआरटी पढ़िएगा ना, तो एनसीईआरटी और एससीईआरटी में दोनों में 90% दोस्तों कंटेंट सेम है। ठीक है, और जब इसको पढ़िएगा तो आप में इसमें बिहार के बारे में भी आपको समझ विकसित होगा। और जब बीपीएससी ने आपको बोल रखा है कि हम जो सवाल पूछेंगे एससीईआरटी ही बुक से पढ़ेंगे, तो फिर आप काहे चक्कर में पढ़े हैं एनसीईआरटी के? अब इस जो पीडीएफ हम बनाए हैं ना, इसमें भी जो भी मतलब 10% इसमें जो कंटेंट एनसीईआरटी में ज़्यादा है, ये सारा का सारा हम इसमें दोस्तों इंक्लूड कर दी हैं। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की बातें नहीं है। ठीक है, इसीलिए नोट्स हम इतना बढ़िया से रेडी किए हैं ना, इससे पहले वाला भी एग्जाम में दोस्तों बहुत सारा क्वेश्चन उसमें डायरेक्ट टू डायरेक्ट देखने को मिला था। जिसको भी चाहिए था, ये जो नंबर हम दिए हैं यहाँ पे, ये नंबर जो दिए हैं दोस्तों, यहाँ पे आप मैसेज हमको कर दीजिएगा, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, अगला पॉइंट है यहाँ पे आपको निकल कर आता है कि शेरशाह का मकबरा कहाँ पे स्थित है? सासाराम में। ये दोस्तों रोहतास में है सासाराम। अगला पॉइंट है कि गोलघर का निर्माण कैप्टन गोल्डस्टीन ने 1786 ईस्वी में किया, जिसे आज अनाज भंडार किया जाता था उस समय। तो जो पटना गोलघर का निर्माण था दोस्तों, क्यों उसका निर्माण किया गया था? तो वो अनाज भंडारण के उद्देश्य से किया गया था। तो 1786 ईस्वी में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? कैप्टन जॉन गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया था। ठीक, अगला पॉइंट निकल कर आता है श्री हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? तो पटना सिटी में स्थित है। आने वाले हैं क्लास 7 का ज्योग्राफी का फुल आपका इसमें रहने वाला है समरी। इसको 2 पार्ट करके हम बताएंगे आपको। इसमें टोटल नंबर ऑफ चैप्टर अगर के देखिएगा तो टोटल 13 चैप्टर आएंगे, बहुत ही बेहतरीन ढंग से, जैसे कि पहले वीडियो में आप लोगों को बता चुके हैं, उसी तरह इसको भी खत्म करेंगे हम। ऑलरेडी चैनल पे दोस्तों इससे पहले क्लास 6 का जो भी समरी था ज्योग्राफी का, वो खत्म हो चुका है। 9th और 10th का जो हिस्ट्री था वो भी हम खत्म कर चुके हैं। आज 7 का इसमें 2 पार्ट हम करेंगे। टोटल 13 चैप्टर है, तो 7 और 6 करके या 6 या 7 करके मैं अपने अनुसार उसको खत्म कर दूंगा, ताकि आपको आने वाले जो भी बिहार का वैकेंसी है दोस्तों, शिक्षक बहाली है, आप लोगों को मैं आशा करता हूं कि जितना जल्दी हो सके आपका कोर्स खत्म कर दूं और उसके बाद प्रैक्टिस स्टार्ट करूं। ठीक है, तो बहुत हो गई बातें, चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे ही अगर के क्लास 7 का आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ चैप्टर 13 चैप्टर मिलते हैं। ठीक है, तो आपको हम आज पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां मतलब चैप्टर जितना हो सके देखता हूँ आपको बताने का कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्त, तो चलिए जैसे पहला आप चैप्टर देखिएगा तो यहाँ पे है पृथ्वी के अंदर ताक झांक। तो चलते हैं अपने कंटेंट के ऊपर। हाँ, स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो बस आप हमको इतना सपोर्ट कर लीजिए कि आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को बस आप लाइक कर दीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। बाकी हमको कुछ नहीं चाहिए, आप इतना कर दीजिए। मैं आपका टोटल का टोटल पूरा जितना भी क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक बुक्स है, सारा का सारा मैं अच्छे ढंग से करा दूंगा। ये सब हैंड रिटेन मेरे द्वारा लिखे नोट्स है, उसके बाद आपके लिए मैं टाइपिंग वगैरह भी करवा दिया हूं ताकि आपको कोई पढ़ने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो जैसे ही पहला चैप्टर आता है पृथ्वी के अंदर ताक झांक, तो क्लास 7 में इसमें कुछ उतना खास नहीं दिया गया, लेकिन हाँ आपको पता होना चाहिए बीपीएससी टीआरई जो 24 तारीख एग्जाम हुआ था, इसमें यही सवाल पूछा गया था कि पृथ्वी के क्रस्ट पर क्या पाया जाता है। तो उसमें ऑप्शन था सिलिका और एल्युमिनियम पाया जाता है, तो वही ये ऑप्शन करके आप यहाँ से 1 नंबर आपका सवाल पूछा गया था आपके टीआरई एग्जाम में जो के हुए। पता होगा दोस्त कि पृथ्वी के 3 सतह पाए जाते हैं। सबसे जो निचला सतह होता है उसको हम क्रस्ट बोलते हैं, जो उसके बीच का सतह होता है उसको मेटल बोलते हैं, तथा जो ऊपरी सतह होते हैं उसको क्रस्ट बोलते हैं। क्रस्ट को ही हम सियाल और उसके नीचे वाले सतह को सीमा और सबसे नीचे वाले सतह को नीफे यानी क्रोड बोलते हैं। जो सियाल होता है सिलिकॉन और एल्युमिनियम का ये परत पाया जाता है। ठीक है,
निकोल और फेरस का यहाँ पे होता है, फिर सिलिकॉन और मैग्नीशियम का पाया जाता है सीमा में, यानी कि जो बीचों बीच होता है। आशा करता हूँ इतना समझ गए होंगे। उसके बाद है कि पानी, कोयला, हीरा इत्यादि जो दोस्तों होता है भूपर्टी के जो पहला परत होता है, क्रस्ट जो होता है जिसको सियाल भी बोलते हैं, उसमें पाया जाता है। ये सवाल आपसे हो सकता है, पूछा जा सकता है कि पानी, कोयला, हीरा इत्यादि पृथ्वी के किस सतह पर पाया जाता है, तो वो भूपर्टी पर पाया जाता है, सियाल पे पाया जाता है, क्रस्ट पे पाया जाता है। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अब उसके बाद आते हैं चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है चट्टान और खनिज। चट्टानें दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहले जो चट्टान 3 प्रकार के होते हैं। चट्टान कैसे निर्माण होता है हम बताते हैं। पृथ्वी के अंदर बहुत सारे घटनाएं होती रहती हैं दोस्तों। क्या होता है कि जो पृथ्वी के सबसे निचला परत होती है जिसको मैग्मा बोलते हैं, मैग्मा यहाँ पे पिघलते रहता है। क्या होता है, फिर किसी तरह प्लेट का आपस में टकराने से बीच में एक गड्ढा बन जाता है और जो मैग्मा होता है दोस्तों बाहर निकलने लगता है। ये आप ज्वालामुखी के रूप में जैसे बोल सकते हैं। और जो ज्वालामुखी के रूप में दोस्तों जो पिघला हुआ पदार्थ होता है जो बाहर निकलता है, आने के क्रम में ऊपर या नीचे जम जाता है। ठीक है, ऊपर आके उस सतह पर जम जाता है। जो जम जाता है तो इतना हार्ड बन जाता है, उसी तरह से वहां पे वो मतलब चट्टान का निर्माण होता है। आशा करता हूँ समझ होंगे। चट्टान 3 प्रकार के होते हैं, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। आग्नेय चट्टान वही होता है जो डायरेक्ट रूप से जो पिघला हुआ पदार्थ जो पृथ्वी के अंदर पाया जाता है, मैग्मा वगैरह, वो बाहर निकलने लगता है और आने के क्रम में ही मतलब बहुत गर्म होता है उस समय, आने के क्रम में ही वह धरातल के नीचे में यानी कि पृथ्वी की जो सबसे उपरला सतह है उससे थोड़ा सा नीचे ही या उस सबसे ऊंचा या सबसे मतलब सतह पर या कहीं भी, मतलब ये रास्ते में कहीं भी हो सकता है, वहां पे वो आते आते ठंडा हो जाती है। और ठंडा होने के बाद क्या होता है कि वो जम जाता है, जिसके कारण आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। इसका उदाहरण है ग्रेनाइट, बेसाल्ट और एसिडियम। आपको याद रखना है बस 2 चीज यहाँ पे, ग्रेनाइट और बेसाल्ट, ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है। डायरेक्ट आपको सवाल ये नहीं पूछेगा आग्नेय चट्टान किसको बोलते हैं, आपसे ये पूछा जाएगा कि ग्रेनाइट और बेसाल्ट किस प्रकार के चट्टानों के उदाहरण है। तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे करना होगा किस चट्टान का उदाहरण है दोनों, तो दोनों चट्टान का उदाहरण है आग्नेय ग्रेनाइट और बेसाल्ट आग्नेय चट्टानों का उदाहरण है। ठीक, अगला पॉइंट आता है अवसादी चट्टान। इसका निर्माण पानी के अंदर तलछट परत दर परत होने पर काफी दबाव के कारण एक दूसरे से जुड़ जाते हैं दोस्तों, जैसे कि चूना पत्थर, पानी के बाहर बलुआ पत्थर, सेल इसी परतदार चट्टान का मतलब उदाहरण है। आपको याद रखना है अवसादी चट्टान क्या होता है, जिसको परतदार चट्टान भी बोलते हैं। इस पे परत दर परत होता है, मतलब एक लेयर होने के बाद बहुत, जैसे एक यहाँ पे ये चीज हो गए, बहुत ज्यादा इस पे और दबाव पड़ा तो ऊपर का जो एक और कुछ तलछट है जमकर यहाँ पे एक लेयर बना लेते हैं और ये दोनों आपस में जुड़कर ये चट्टान का निर्माण कर देते हैं। समझ गए होंगे। इसी चट्टान को हम बोलते हैं अवसादी चट्टान। इसका उदाहरण है चूना पत्थर और बलुआ पत्थर, आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है रूपांतरित चट्टान। जब अग्नेय और अवसादी चट्टानों में अत्यधिक ताप या दाब होने के कारण दोस्तों इसके गुण और स्वरूप में बदलाव हो जाते हैं, उसको रूपांतरित चट्टान बोलते हैं। अब देखिए यहाँ से 2 चट्टान आप लोगों ने पढ़ लिए, आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान। ये दोनों चट्टानों का क्या होता है कि आपस में बहुत ज्यादा ताप और दबाव के कारण इसमें कुछ चेंजेज आते हैं। जो चेंजेज होते हैं, जो रूपांतरण होते हैं, इन्हीं चट्टानों को रूपांतरण चट्टान बोलते हैं। रूपांतरित चट्टान बनते ही है अग्नेय चट्टानों से और आपके यहाँ पे अवसादी चट्टानों से। ठीक, जैसे कि संगमरमर ये बलुआ पत्थर से बनता है, बलुआ पत्थर से बनता है दोस्तों। उसके बाद नाइस जो है, नीस चट्टान इसको बोलते हैं, नीस जो है वो ग्रेनाइट का रूपांतरण है। तो ये दोनों चीज आप लोग याद रखिएगा। इसमें याद करने वाला चीज यही दोनों है आपका कि जो संगमरमर है वो बलुआ पत्थर के रूपांतरण से बनता है और जो नीस है दोस्तों वो ग्रेनाइट के रूपांतरण से बनता है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे ये इतना चीज। अगला आता है खनिज। खनिज किसको बोलते हैं, जो मतलब पृथ्वी के अंदर रॉ मटेरियल के रूप में जो मिलता है दोस्तों उसको हम खनिज कहते हैं, मिनरल्स बोल सकते हैं इसको। ठीक है, ये 2 प्रकार के होते हैं, धात्विक और अधात्विक। धात्विक में होते हैं जिसमें लौह युक्त पाए जाते हैं और जिसमें एक अलौह युक्त पाए जाते हैं। जो लौह युक्त पाए जाते हैं यानी कि लौह युक्त मतलब जिसमें लोहा का अंश पाया जाता है, जैसे लोहा, निकेल, मैग्नीज, कोबाल्ट, टंगस्टन इत्यादि। और अलौह में सीसा हो गया, जस्ता हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, टीन हो गया, तांबा आदि इत्यादि हो गया। और अधात्विक में होते हैं जिसमें कार्बनिक के यौगिक होते हैं, जैसे कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक में कोयला हो गए, पेट्रोलियम हो गए, और अकार्बनिक में अवरक हो गए, ग्रेफाइट हो गए। समझ गए होंगे। अगला पॉइंट की तरफ आते हैं। अगला पॉइंट है यहाँ पे, अगला पॉइंट नहीं, यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 2 खत्म होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 3। देखिए ये जितने भी पॉइंट मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा रहे हैं ना, आप जब किताब पढ़िएगा ना तो ये 3-4 पॉइंट से मतलब जो ऊपर में वही बताएं, इससे ज्यादा आपको उसमें पॉइंट मिलेंगे ही नहीं।
क्योंकि देखिए लोअर क्लास का भी ये 7 क्लास का है, तो 7 क्लास में बच्चों को बस जो नॉर्मल है एक बाउंड्री को तैयार करना है, ताकि 10वां 11वां में जो पढ़ाया जाएगा बच्चों को तो अच्छे से उनको समझ विकसित हो सके। तो छठा 7वां 8वां में उतना कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, मतलब जो पॉइंट फिर भी है मैं आपको इसीलिए अच्छे से बता दे रहा हूँ, ताकि जो अगला क्लास में हम पढ़ाएंगे तो आपको अच्छे से यहाँ पे विकसित हो सके आपके सोचने की क्षमता। चैप्टर नंबर 3 है यहाँ पे, जिसका नाम है आंतरिक बल एवं उससे बनने वाली भू आकृतियां। पहले आता है भूकंप। भूकंप क्या है कि पृथ्वी के ऊपरी सतह पर दोस्तों कई प्लेटों में विभाजित है। यह एक गतिमान रहते हैं, जिसके कारण इन प्लेटों के बीच कभी कभी टकराहट होती है एवं कंपन शुरू हो जाती है, वही भूकंप है। क्या है देखिए हम बताते हैं। जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह है वो प्लेटों से विभाजित है दोस्तों, बहुत सारे प्लेटों से होकर वो बने हुए। अब ये प्लेट आपस में गतिमान है। क्या होता है कभी कभी ये दोनों प्लेट आपस में टकराने लगती है। टकराने से कभी कभी क्या होता है, कोई भी चीज टकराएगा तो उसमें कंपन होगा, या तो दोनों एक दूसरे टूट भी सकती है। ठीक है, तो ये जब आपस में टकराती है या रगड़ाती है तो उससे कंपन हो जाती है, उसी वही होता है कि पृथ्वी हिलने लगता है, तो उसी को हम भूकंप बोलते हैं। कभी ये तेजी से होने लगता है, मतलब ज्यादा टकराव होता है, कभी कम टकराव होता है तो कम होता है। भूकंप की तीव्रता यहाँ देखिए मोन इंपोर्टेंट पॉइंट है, सीस्मोग्राफ से मापते हैं। भूकंप की तीव्रता सीस्मोग्राफ से मापते हैं, और रिएक्टर पैमाना पर भूकंप की तीव्रता मापने की यह एक इकाई है। आप लोग याद रखिएगा, भूकंप की तीव्रता सीस्मोग्राफ से, और उसकी मापने की इकाई क्या है तो उसको रिएक्टर पैमाने पर मापते हैं। यानी कि रिएक्टर पैमाने बोलते हैं ना कि रिएक्टर पैमाने पर 5 के तीव्रता से भूकंप आया था, तो यानी कि उसका वो इंटेंसिटी बता रहा है वो चीज को। आप लोग समझ गए होंगे। अगला पॉइंट की तरफ आते हैं। अगला पॉइंट है कि पृथ्वी के सतह के नीचे वह स्थान जहां कंपन शुरू होता है उसको उद्गम केंद्र बोलते हैं, और उद्गम केंद्र के ऊपर भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र बोलते हैं। यहाँ पे आपको दो चीज देखने को मिला है, एक उद्गम केंद्र और एक अधिकेंद्र। ये दोनों सवाल में बहुत कंफ्यूजन वाला सवाल चीज है। देखिए पृथ्वी के अंदर जहां पे प्लेटें एक दूसरे से टकराई उसको बोलते हैं उद्गम केंद्र, यानी कि उद्गम केंद्र में वहां से उत्पन्न हुई चीज। और इसी के जस्ट ऊपर में भूपट्टी पर जिस स्थान से ये चीज उत्पन्न होती है, जहां से भूकंप की शुरुआत होती है, उसको हम अधिकेंद्र बोलते हैं। आशा करते हैं समझ गए होंगे, बस इसमें कुछ ज्यादा समझने वाली बात नहीं है। पर्वत की ऊंचाई कम से कम 900 मीटर होनी चाहिए, मतलब पर्वत बोलेंगे ही तो उसको हम 900 से प्लस से उसको जाएंगे, 900 से जो कम आती है उसको हम पर्वत नहीं बोलेंगे। वलित या मुर्दार पर्वत जो होती है दोस्तों, हिमालय और रॉकी जो पर्वत है उसको बलित पर्वत के हम उदाहरण में लेते हैं। इससे पहले वाला जो क्लास 6 था हम सारे कुछ बता दिए, बलित पर्वत किसको बोलते हैं, ब्रह्मशोध पर्वत किसको बोलते हैं, और ज्वालामुखी पर्वत किसको बोलते हैं। तो इसमें बस आपको हम उदाहरण यहाँ पे मतलब इसका आपको यहाँ पे बस एग्जाम्पल देख लीजिएगा, कहा से एग्जाम में आपको एग्जाम्पल ही पूछा जाता है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल देखिएगा तो आता है बलित पर्वत। बलित पर्वत किसको बोलते हैं दोस्तों, बोलते हैं हम यहाँ पे हिमालय को और रॉकी को। व्रंशोद पर्वत या ब्लॉक पर्वत किसको बोलते हैं, तो यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है दोस्तों, इसको भी बोलते हैं हम व्रंशोद पर्वत। और जो सतपुड़ा पर्वत है ये भी व्रंशोद पर्वत है। ठीक है, अगला आता है संचयन पर्वत या ज्वालामुखी पर्वत। जापान का फ्यूजियामा जो पर्वत है उसको ज्वालामुखी पर्वत बोलते हैं। फ्यूजियामा एक वहाँ का ज्वालामुखी भी है, आपको याद होना चाहिए। और अफ्रीका का किलिमंजारो ये भी ज्वालामुखी पर्वत है। ये देखिए ये सब वीवीआई पॉइंट है। फ्यूजियामा जो ज्वालामुखी पर्वत है वो कहाँ पर स्थित है, तो वो स्थित है आपका यहाँ पे जापान में। ठीक, वही अगर पूछेगा किलिमंजारो ज्वालामुखी कहाँ पर्वत स्थित है, वो स्थित है अफ्रीका में। तो ये सब चीजें अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले हम बताना चाहूंगा कि जो भी लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं, या मतलब और भी ऐसा चीज कुछ चाहते हैं कि जिससे उनका टोटल क्लास 6 से 8 तक का पूरा सिलेबस कवर हो जाए दोस्तों। मेन जो पेपर 2 का होता है जिसमें 120 नंबर सवाल से आपका जो मेरिट बनता है, हम आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन तरीका का मतलब कंटेंट लेकर आ गए हैं। जैसे कि आप कंटेंट क्वालिटी देख ही सकते हैं जो पढ़ा रहे हैं। इसमें आपको इस कंटेंट में सिलेक्शन किट में क्या मिलने वाला है, तो क्लास 6 से 10 तक के जितने भी बुक्स है बिहार एससीईआरटी और एनसीईआरटी, अब देखिए ये दोनों बुक 90% आपका सेम कंटेंट रखते हैं। हम एससीईआरटी इसीलिए फॉलो कर रहे हैं कि इसमें बहुत सारा चैप्टर बिहार के बारे में पढ़ने को मिलता है। अब ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो बिहार का ज्योग्राफी भी इसमें पढ़ लीजिए, अगले आने वाले सवाल में मतलब क्लास में हम लोग पढ़ लेंगे। और जो कि एनसीईआरटी में पढ़िएगा तो उसमें नहीं आपको आएगा। अब और जो बिहार बीपीएससी करता है दोस्त, बिहार से भी सवाल पूछता है, इसीलिए हम एससीईआरटी फॉलो
किए हैं ज्यादा करके। एनसीईआरटी दोनों मतलब 90% कंटेंट सेम है, तो जो भी ज्यादा है हम एक ही मतलब पीडीएफ में इसको इंक्लूड कर दिए हैं, आपको हम देंगे। उसके बाद बीपीएससी का जितने भी एग्जाम हुए आज तक उसको चैप्टर वाइज हम आपको एमसीक्यूज के रूप में क्वेश्चंस दे देंगे, ताकि बार बार आप प्रैक्टिस करके अच्छे से बेहतर स्थिति में हो सके। जब भी एग्जाम होगा उससे 10 दिन 15 दिन पहले 500 मोस्ट एक्सपेक्टेड हम करेंट अफेयर देंगे, जैसे कि टीआरई 1 में देते। मैक्सिमम लोग का मतलब रिव्यू था कि बहुत सारे सवाल दोस्तों सर उसमें से हमारा डायरेक्ट टू डायरेक्ट आया था। ठीक है, तो यही मैं जिसको भी चाहिए होगा अच्छे से खुद से तैयारी जो कर रहे होंगे बिना कोई कोचिंग वगैरह का, ये बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा उन लोगों के लिए। अगर चाहिए तो दिए गए नंबर पे हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं, वहां पे मैं आपको कुछ जानकारी प्रोवाइड करूंगा और उसके बाद पेमेंट करने के बाद डायरेक्ट मैं पीडीएफ जितना भी है आपको वहां पे सेंड कर देंगे। याद रखिएगा ये जो पीडीएफ दोस्तों हिंदी में पीडीएफ अवेलेबल है, पीडीएफ अवेलेबल है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। दिए गए अभी देखिए अगर पेमेंट कीजिएगा तो मात्र 299 मिल जाएगा, तो अगर चाहिए किसी को तो ले सकते हैं, अदरवाइज खुद से तैयारी कीजिए हो जाएगा। ठीक है, अगला चैप्टर आता है यहाँ पे चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है वायुमंडल एवं इसका संगठन। ठीक है, इसमें क्या होता है बस अमूमन एक नॉर्मल चीज दिया गया है कि वायुमंडल में दोस्तों गैसों की मात्रा क्या। सबसे ज्यादा पूछने वाला सवाल है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है, तो 0.03% आप लोग याद रखिएगा, एकदम आंख मूंद के याद रखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% होता है। उसके बाद आता है आप लोग को नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होता है, कहीं कहीं डायरेक्ट आपको पूछा जाएगा कि टोटल प्रतिशत कितना है, तो 78.03%। ऑक्सीजन होता है 21%, ऐसे लेकर हम लगभग चलते हैं, लेकिन 20.99% आपके बुक के अनुसार ये दिया गया है। ठीक है, समझ गए होंगे। अगला पॉइंट है कि वायुमंडल का विस्तार पृथ्वी के करीब 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। तो 1000 किलोमीटर की जैसे ही क्रॉस करते हैं उसके बाद अंतरिक्ष है, यानी कि दूसरा हम सतह में चले जाते हैं। जैसा कि इसको अगर सतह में 5 परतों में बांटा गया है, जिसको पहला कहते हैं, जैसे हम थोड़ा सा अच्छे से बताना चाहें। पहला जो होता है वो होता है क्षोभ मंडल, जिसको टोपोस्फेयर बोलते हैं। हम फिर बताना चाहते हैं, जो इससे पहले भी क्लास 6 में ये चीज़ बता दी है, लेकिन फिर बता रहे हैं। इसका अंग्रेजी आप लोग खास करके याद रखिएगा, बहुत सारा एग्जाम हिंदी में नहीं पूछता है। टोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोस्फेयर सब दे देगा, और जिनको नहीं याद रहता है वो गड़बड़ कर देते हैं। टोपोस्फेयर जो होता है क्षोभ मंडल होता है, इसमें जितने भी मौसम की घटनाएं होती हैं दोस्त, ठीक है, जितने भी मौसम की घटनाएं होती हैं ये सब यहाँ पे होती हैं, जैसे कि बारिश होना, बादल बनना, ये सब चीज होता है। ठीक, ये एवरेज हाइट इसका जो होता है वो 13 किलोमीटर विषुवत रेखा पर होता है, और जो मतलब टोटल ओवरऑल लेकर चले तो ये 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। उसके बाद आता है समताप मंडल, जिसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर या ओजोन मंडल। ठीक है, इसमें वायुयान जो हम मतलब इंडिगो बैठते हो आप लोग, हवाई जहाज जो है वो वायुयान जो उड़ते हैं वो समताप मंडल में उड़ते हैं। पृथ्वी के सतह से ये 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे है मध्य मंडल, जिसको मेसोस्फीयर बोलते हैं या उष्ण मंडल भी बोलते हैं, जिसमें सबसे सवाल देखिए, ये बीपीएससी में पूछा गया सवाल है कि पृथ्वी वायुमंडल के किस सतह में उल्कापिंड की घटनाएं होती हैं। वो होती है, यहाँ पे देखिए, उल्कापिंड की जो घटनाएं होती हैं वो होती है मीसोस्फीयर में, मध्य मंडल में, आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट मंडल आता है वो आयन मंडल आता है, थर्मोस्फीयर होता है। इसमें क्या होता है कि जो भी रेडियो तरंगों से संबंधित चीज होता है, जैसे रडार का चलना, टीवी मोबाइल का चलना, जो भी मतलब तरंग से संबंधित चीज है, यानी कि जो कनेक्टिविटी से चीज रिलेटेड है, वो सारा का सारा आपका आयन मंडल में हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो याद रखिएगा। उसके बाद आता है आपका एक्सोस्फीयर, जिसको बहिर्मंडल बोलते हैं। इसमें जो मुख्य घटना है, ये कृत्रिम उपग्रह, हीलियम, हाइड्रोजन इत्यादि जो पाया जाता है वो एक्सोस्फीयर में पाया जाता है। जो आपका जो सैटेलाइट वगैरह होता है, कृत्रिम उपग्रह होता है, वो भी बहिर्मंडल में आपका काम करता है। ठीक है, आशा करता हूं इतना समझ गए होंगे। बस आप लोग ये सब चीजें याद रखिएगा कि जो मौसमी घटनाएं होती है क्षोभ मंडल में होती है, वायुयान जो उड़ती है समताप मंडल में होती है, उल्कापिंड जो पाया जाते हैं मध्य मंडल में, रेडियो तरंगे आयन मंडल में, और कृत्रिम उपग्रह वगैरह जो होता है वो बहिर्मंडल में होता है। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ पे चैप्टर नंबर 5 आपका। चैप्टर नंबर 5 में दोस्तों पानी के बारे में कुछ बताया गया है कि बिन पानी सब शून्य, मतलब पानी के बारे में कुछ है वहां पे पढ़ने को, आप जब पढ़िएगा तो पृथ्वी पर कुल 71% जलमंडल है, जिसमें मात्र 0.3% पानी पीने योग्य है। इसीलिए सरकार और हम लोगों को ये कोशिश करना चाहिए कि पानी का जितना से जितना हो सके बचत कीजिए। ठीक, जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो वो 22 मार्च को मनाया जाता है। कांवर झील दोस्तों बेगूसराय, बिहार के बेगूसराय जिले में पाया जाता है, और बरेला झील जो है वो लखीसराय में है। देखिए ये दोनों चीज अगर के आप जब ये पढ़िएगा दोस्त, एनसीईआरटी जब पढ़िएगा तो ये दोनों चीजें वहां पे नहीं देखने को मिलेगा। कांवर झील कहाँ पे है और बरेला झील कहाँ पे, इसीलिए हम बोलते हैं आपको एससीईआरटी पढ़ा कीजिए, सुपर किताब है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक,
इसमें आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे कहाँ कहाँ दोनों बता दिए, ठीक है। अगला पॉइंट है यहाँ पे कि सूर्य एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भट्टा उत्पन्न होते हैं। जल की ऊंचाई की ऊपर चढ़ना ज्वार कहलाता है एवं उतरना भट्टा कहलाता है। यह 24 घंटा में 2 बार होता है। आपसे सवाल यही पूछा जाएगा डायरेक्ट कि ज्वार भाटा उत्पन्न होने का मेन कारण क्या है, तो आपका बस डायरेक्ट यही आंसर होना चाहिए, सूर्य और चंद्रमा। सूर्य और चंद्रमा का दोस्तों आपस में गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं। जो पानी समुद्र के तल से मतलब जो किनारा होता है जब ऊपर चढ़ता है तो उसको हम बोलते हैं क्या, ज्वार बोलते हैं, ठीक। अब यही जब पानी लौट कर समुद्र में जाने लगती है तो उसको भाटा बोलते हैं। ये 24 घंटे में 2 बार होता है। आप लोग ये चीजों को भी सारा चीज अच्छे से याद रखिएगा, ठीक। आते हैं अगला चैप्टर की ओर। यहाँ पे आपका इस चैप्टर में बस इतना ही मेन पॉइंट दिया गया था। अगला चैप्टर आपका निकल के आता है हमारा पर्यावरण। उसमें नॉर्मली चीज पर्यावरण के बारे में बताया गया है, तो उतना इंपॉर्टेंट चीज नहीं था, बस यही था सजीवों का आपसी एवं पर्यावरण के बीच के जो निर्भरता है दोस्तों, डिपेंडेंसी है। जैसे कि हम भी पेड़ पौधे पर बहुत निर्भर रहते हैं, पेड़ पौधे भी हम लोग पर निर्भर रखते हैं, तो इसी को जो मतलब रिलेशन चलता है, पारस्परिक जो निर्भरता हम लोग है उसको पारितंत्र बोलते हैं, इकोसिस्टम इसको ही बोलते हैं, तो समझ गए होंगे। अगला चैप्टर निकल के आता है आपका जीवन का आधार पर्यावरण, ठीक है। जीवन का आधार पर्यावरण। मानव सामान्यतः 60 डेसिबल तक सुन सकता है। ये सवाल पूछा गया है आपसे कि मैक्सिमम जो मनुष्य का सुनने श्रवण क्षमता होती है वो 60 डेसिबल होते हैं। इसके ऊपर जब होगी दोस्तों तो हो जाएगा ध्वनि प्रदूषण। जैसे डीजे वगैरह बजाते हैं तो वो मतलब सुन तो सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो होने लगता है वो ध्वनि प्रदूषण कैटेगरी में आ सकता है, आ जाएगा। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा। सोंस जो डॉल्फिन है दोस्तों वो राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है, ठीक। यह जीव गंगा नदी में पाया जाता है। इसका प्रमुख खाद्य जो है नदियों का कचरा है, इसीलिए गंगा के किनारे बिहार में गंगा नदी डॉल्फिन का उसका विकास किया जा रहा है, आपको पता होगा, ठीक है। आगे आते हैं चैप्टर नंबर 8 मानव पर्यावरण अंतः क्रिया लद्दाख प्रदेश में जनजीवन। इसका आपको यहाँ पे पढ़ना है, यानी कि लद्दाख के लोगों का क्या जनजीवन है उसको थोड़ा सा बताया गया है आपके बुक्स में। लद्दाख की द्रास घाटी में अच्छी किस्म का जीरा पैदा होता है, याद रखिएगा। जीरा का पैदावार कहाँ पे होता है, लद्दाख के द्रास घाटी में। सिंधु नदी लद्दाख से होकर बहती है एवं श्योक, नुब्रा, छो आदि बड़ी नदियां हैं। श्योक, नुब्रा, छो आदियां कहाँ की नदियां हैं, तो लद्दाख की नदियां हैं, आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट है दोस्त की काराकोरम दर्रा कश्मीर को तिब्बत से जोड़ता है, आप लोग इसको भी याद रखिएगा। लद्दाख में प्रमुख निवासी ईरानी एवं मंगोल प्रजाति के हैं। ईरानी प्रजाति के लोग बल्टोरा कहलाते हैं जो मुसलमान हैं। यहाँ पे जो मेन वहाँ के निवासी हैं लद्दाख में वो ईरानी और मंगोलियन है, ठीक। जो ईरानी प्रजाति के लोग हैं उनको बोलते हैं बल्टोरा। आपसे डायरेक्ट यही पूछ लेगा कि बल्टोरा का इनमें से क्या समझते हैं बल्टोरा से, और 4-5 ऑप्शन दे देगा, तो वहाँ पे तो जब से नहीं पढ़े रहिएगा तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा क्या कि मारे क्या, ठीक। अगला पॉइंट है कि मंगोल प्रजाति के लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। ईरानी जो लोग हैं वो मुस्लिम हैं जिनको बल्टोरा बोलते हैं, और जो ये मंगोलियन है वो बौद्धिस्ट हैं, बौद्ध धर्म के पालन करते हैं। अगला है कि लद्दाख में बौद्ध मठों को गोम्पो कहा जाता है। ये देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका, गोम्पो क्या बोलते हैं, लद्दाख में जो बौद्ध मठ है उसको गोम्पो कहा जाता है, ठीक। हेमिस थिक से लामा युक्त प्रसिद्ध बौद्ध मठ है। कौन कौन सा, हेमिस, देखिए हेमिस एक राष्ट्रीय उद्यान भी है वहाँ पे, और हेमिस बौद्ध मठ भी है, ये भी याद रखिएगा। हेमिस थिक से और लामा युक्त वहाँ का मतलब प्रसिद्ध बौद्ध मठ है आपका। अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है यहाँ पे चैप्टर नंबर 9 आपका स्टार्ट होता है कि मानव पर्यावरण अंतः क्रिया थार प्रदेश में जनजीवन, इसको हमको देखना है, ठीक। यहाँ पे थार गुजरात एवं राजस्थान में पड़ता है, जैसे सबको पता होगा थार मरुस्थल कहाँ पे है, कुछ हिस्सा उसका राजस्थान में पड़ता है, जो मेजर हिस्सा है वो मतलब कुछ हिस्सा गुजरात में पड़ता है, जो मेजर हिस्सा उसका है राजस्थान में पड़ता है। थार रेगिस्तान में दोस्तों बबूल, खजूर, खेजड़ी, नागफनी इत्यादि वनस्पतियां पाई जाती है। इनकी पत्तियां चिकनी, छोटी और मोटी होती है, ठीक है। जो रेगिस्तानी जो पौधे होते हैं उसमें क्या होता है उसका विशेषता बताते हैं दोस्त, वो छोटी पत्तियों वाली होती है, और उनका जो सांस लेने का मतलब जो क्या बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण करने का जो उसका होता है ना दोस्त, बाकी जो पौधे होते हैं वो अपने पत्तियों के थ्रू वहाँ पे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, लेकिन जो ये राजस्थानी यानी जो
सॉरी यहाँ पे रेगिस्तानी पौधे होती हैं दोस्त, उसमें पत्तियां बहुत छोटी पाई जाती है, जिससे उनका जो प्रकाश संश्लेषण का क्रिया होती है वो तना के द्वारा होता है। आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि नागफनी का पौधा किस तरह से प्रकाश संश्लेषण करता है। ऑप्शन दे देगा पत्ती के द्वारा, जड़ के द्वारा, तना के द्वारा, छाल के द्वारा। तो वहां पे मान रहा है आपका तना के द्वारा, याद रखिएगा इस चीजों को। ठीक, अगला पॉइंट आते हैं कि बाजरी की रोटी राजस्थान की प्रमुख भोजन है। सही है, लोग गर्मी से बचने के लिए शफाफ पगड़ी का प्रयोग करते हैं राजस्थान में। थार प्रदेश में जिप्सम, संगमरमर, लिग्नाइट, अवरक आदि वहां पे मिलते हैं। आप लोग याद रखिएगा जिप्सम, संगमरमर खास करके राजस्थान में मिलता है, ये चीज याद रखिएगा। पानी की कमी को दूर करने के लिए सतलज नदी पर बांध बनाकर इंदिरा गांधी नहर बनाया गया है, जिसे राजस्थान नहर भी बोलते हैं। सतलज नदी बनाया गया है, इंदिरा गांधी नहर, जिसको राजस्थान नहर भी बोला जाता है। तो आप लोग सतलज नदी को याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि रेगिस्तान में हरियाली व जल वाला क्षेत्र नखलिस्तान या मरुधान कहलाता है। ठीक है, राजस्थान में जहाँ पे जल है, जहाँ पे हरियाली है, उसको नखलिस्तान या मरुधान बोलते हैं, ये चीज याद रखिएगा। अगला पॉइंट निकल कर आता है चैप्टर नंबर 10। मैं इसी वीडियो में सारा का सारा आपको चैप्टर करा देता हूँ, ताकि अगला जो ये है पार्ट का इंतजार ही नहीं रहे। एक वीडियो में आपका क्लास 7 पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाए। देखिए, आप किताब भी पढ़िएगा तो इससे ज़्यादा पॉइंट आपके नहीं बनेंगे, मैं लिख के देता हूँ। मैक्सिमम चीज़ को हम इसमें इंक्लूड कर दिए हैं आपका। क्लास 10 मतलब चैप्टर नंबर 10 है यहाँ पे, मानव पर्यावरण, अंतःक्रिया एवं अपना प्रदेश बिहार। अब यहाँ पे हमको बिहार के बारे में पढ़ना है। जब एनसीईआरटी पढ़िएगा तो ये चैप्टर मिलेगा ही नहीं आपको। 22 मार्च 1912 को बिहार राज्य की स्थापना हुई। देखिए 1912 ईस्वी में क्या हुआ था, आप जरूर से जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसी दिन प्रतिवर्ष बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च 1912 से। ठीक है, यहाँ वर्षा बंगाल की खाड़ी के मानसून के कारण होता है। बिहार में जो वर्षा होती है अप्रैल मई के महीनों में वर्षा होने के कारण आम के फल में तेजी से बढ़ने लगते हैं, जिसे मैंगो शावर कहते हैं। मैंगो शावर क्या है, तो अप्रैल मई के महीनों में दोस्तों बिहार में ये बारिश होती है, जिससे आम को फल को बहुत ही मतलब फायदा होती है, इसी को मैंगो शावर बोलते हैं। ठीक, बिहार की जलवायु उपोष्ण कटिबंध की है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कैसा है बिहार की जलवायु, उपोष्ण कटिबंध। बिहार में जो 75% भूमि कृषि योग्य है और बाकी 12% भूमि बंजर है, यानी वहां पे कुछ भी नहीं होता। अगला पॉइंट निकल कर आपका आता है कि भागलपुर में सिल्क, पूर्णिया में जूट, गया में सूती वस्त्र और पूर्वी चंपारण में बटन बनाने के उद्योग फेमस है। और मुंगेर में सिगरेट कारखाना है, जबकि बरौनी में तेल शोधक कारखाना है। तो ये चीज महत्वपूर्ण है, आपको एक बार इसको याद होना चाहिए। अगला पॉइंट निकल कर आता है यहाँ पे कि मुजफ्फरपुर एवं मोकामा में रेलवे वैगन प्लांट है और जमालपुर में रेलवे वर्कशॉप है। रेलवे वर्कशॉप कहाँ पे है, जमालपुर में है। और जो CNW जिसको बोलते हैं, कैरेज एंड वैगन वर्कशॉप, वो मुजफ्फरपुर और मोकामा में स्थित है। उसके बाद अगला पॉइंट निकल कर आपका आता है कि कैमूर के पहाड़ियों में चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, पाइराइट्स मिलते हैं। मधुबनी पेंटिंग और मिथिला पेंटिंग बिहार में प्रसिद्ध है। आप लोग याद रखिएगा, मधुबनी पेंटिंग से तो खूब सारा सवाल पूछा जाता है। मधुबनी पेंटर बिहार के किस राज्य में है, तो वो बिहार में ही है। मतलब बिहार के किस राज्य में, गलत से बोल दिया, बिहार में है। ठीक, अगला पॉइंट निकल कर मतलब चैप्टर यहाँ पे आता है आप लोग का चैप्टर 11। यहाँ पे हमको पढ़ना है केरल के बारे में, यानी केरल के क्या जनजीवन है। केरल की जलवायु उष्ण आर्द्र मानसूनी है। अब जल्दी से कमेंट में बताइए कि बिहार का जलवायु कैसे है, बिना वीडियो को पीछे किए हुए जल्दी बताइए आप लोग। ठीक, यहाँ मई से नवंबर तक वर्षा होती है एवं सघन सदाबहार वन पाए जाते हैं। सघन सदाबहार वन क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि यह भूमध्य रेखा के नजदीक पाया जाता है। यहाँ पे जो सूर्य का प्रकाश होता है सीधे पड़ता है, जिसके कारण यहाँ का वनस्पति बहुत तेजी से ग्रो करता है। और जहाँ की वनस्पति तेजी से ग्रो करेगा वहां पे पाया जाएगा सघन सदाबहार वन। ठीक है, समझ गए होंगे। जिसका दो मुख्य वृक्ष है, सागवान, चंदन, सुपारी, नारियल, रबड़ और बांस। जो रबड़ सबसे बेसी शायद होता है वो केरल में ही होता है, ये चीज को भी आप लोग याद रखिएगा। नौका दौड़, कथकली, ये मेन इंपोर्टेंट है, VVI है। कथकली कहाँ के, और मोहिनी अट्टम। कथकली और मोहिनी अट्टम केरला का लोक नृत्य है। बहुत बार सवाल पूछा गया, इतनी बार कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। अगला पॉइंट निकल कर आता है कि मार्शल आर्ट के रूप में कलारियट शैली, ये देखिए, ये सब मलयाली में लिखा हुआ है ना, इसलिए थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत हो रहा है। आप भी पढ़िएगा तो दिक्कत होगा, क्योंकि वहाँ का जो केरला का लैंग्वेज है मलयालम लैंग्वेज है। तो ये सब चीज जो लिखा हुआ है वो हिंदी में भले लिखा हुआ है, लेकिन ये शब्द है मलयालम का, मलयाली का। कलियर पट जो शैली है,
मलखम्ब जो यहाँ का है प्रसिद्ध खेल है ये, तो आप लोग ये दोनों चीज याद रखिएगा। सबरीमाला मंदिर कहाँ पे, बहुत पहले, अभी कुछ दिन पहले नहीं, हो गया लगभग 6 महीना, ये बहुत ही मतलब न्यूज का चर्चा का केंद्र था, क्योंकि इसमें महिलाओं को शायद प्रतिबंध किया गया था जाने से, मतलब हमको कंफर्म नहीं है तो उसको रहने देते हैं। जो सबरीमाला का दोस्तों है, यह मंदिर कहाँ पे स्थित है, केरला में स्थित है। ठीक, अगला पॉइंट है कि कश्मीर की भांति यहाँ पे हाउस बोट भी मिलता है। हाउस बोट होने का 2 ही राज्य में होता है, एक केरला में होता है और एक जम्मू कश्मीर में होता है, ये चीज याद रखिएगा। अगला आपका यहाँ पे चैप्टर निकल के आ रहा है जिसका नाम है मौसम और जलवायु। ठीक, चैप्टर नंबर 12 है। इसमें क्या कुछ पढ़ने वाला है थोड़ा सा हम बता देते हैं कि मौसम जो है किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय वायुमंडल में तत्कालीन दशा मौसम कहलाती है। मौसम और जलवायु दोनों मतलब अलग चीज है। जो मौसम होती है तत्कालिक दशा है, यानी क्षण पर क्षण, यानी कि 2-4 दिन 10 दिन पर बदलते रहता है, उसको मौसम बोलते हैं। और जलवायु जो दोस्तों है एक मतलब लंबे समय तक चलने वाला चीज है। मौसम की औसत दशा यानी कि एवरेज, वहां पे क्या चीज कैसा मौसम रहता है उसको हम जलवायु बोलते हैं। तो दोनों ये अलग अलग चीज है, समझ लीजिएगा। ये तो खैर सवाल नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन समझ ले रहिएगा, तो जब पढ़ाने जाइएगा बच्चों को अच्छे से वहां पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। जो जलवायु होता है ये लैंड्स फॉर्म पर डिपेंड करता है, यानी कि एल से लैटिट्यूड, अल्टीट्यूड, नियर फ्रॉम सी, यानी कि वो समुद्र से कितना पास है, वहाँ का जो हवा चल रहा है दोस्तों वो किस दिशा में चल रहा है, वहाँ पे जंगल क्या है, वो ओशियन करेंट क्या है, गर्म मतलब जलधारा जिसको बोलते हैं, वहाँ का वर्षा कैसा है, वहाँ पे अगर के पर्वत वगैरह है कि नहीं, ये सब चीज़ों पर यहाँ का जो जलवायु, किसी भी क्षेत्र का जलवायु इसी पर आपका मतलब निर्भर करता है, जिसको नाम है लैंड फॉर्म। लैंड फॉर्म का यहाँ पे फुल फॉर्म जैसे आपको बता दिए हैं। ठीक है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर वायु गति पवन कहलाती है। ठीक है, ये समझ गए होंगे पवन किसको बोलते हैं, उच्च दाब से, जहाँ पे मतलब उच्च दाब है, हवाएं उठ के जाना चाहे, जहाँ पे निम्न दाब हो। कोई भी चीज देखिए समझने के लिए क्या है कि जहाँ पे कोई चीज दबाएगा उसको, वो क्या सोचेगा कि हमें से निकल ले, कैसे भी कहीं के मतलब जहाँ फैल जाए चले जाए, तो उसी को हवा बोलते हैं। ठीक, अगला पॉइंट निकल के आता है कि पृथ्वी के सतह पर पड़ने वाली वायु का भार वायु दाब कहलाती है। ठीक है, जैसे ऊपरी वायुदाब और निचली वायुदाब, ये 2 चीजों हैं। ठीक है, अगला पॉइंट निकल कर यहाँ पे आता है विश्व के मुख्य स्थानीय पौने कौन सा है। जो लू है भारत में चलता है, देखिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा, सवाल यहीं से बनेगा आपका। जो चिनूक है दोस्तों दक्षिणी कनाडा में ये चलता है, ये अमेरिका में भी कहीं कहीं देता है, तो ये चीज आपको याद रखिएगा। विली विली जो है ऑस्ट्रेलिया में, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में है। टॉर्नेडो जो है अटलांटिक महासागरीय क्षेत्र का ये जल धारा है, स्थानीय पवन है। जो टाइफून है दोस्तों वह पूर्वी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र का हवाएं हैं। और काल वैशाखी जो बंगाल की खाड़ी, खास करके वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में ये चीज चलती है। ठीक है, ये सब सारे चीजों को याद रखिएगा। अगला है यहाँ पे कि पवन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, जिसको बोलते हैं स्थानीय पवन और मौसमी पवन। ठीक है, और फिर अगला है यहाँ बताते हैं पहले स्थानीय पवन क्या होता है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न जो पवन होती हैं, वो उत्पन्न होती है पवन दोस्तों, उसको स्थानीय पवन बोलते हैं। आपको पता होगा जब पृथ्वी घूर्णन करती है तो उससे हवा उत्पन्न होती है, उसी को स्थानीय पवन हो गया वहां पे, जिसमें हम आ जाते हैं पछुआ पवन और पूर्वी पवन। यहाँ पे आपका ये आपका उदाहरण हो गया। उसके बाद आता है मौसमी पवन। पवन की दिशा मौसम अथवा ऋतु के अनुसार बदलती रहती है, उसको मौसमी पवन बोलते हैं। यानी कि हमेशा रैंडमली चेंज होने वाले पवन को मौसमी पवन। जैसे में अगर अभी बिहार में ठंडे आने वाली है तो शीत ऋतु में जो चलती है शीतलहरी, यानी कि शीतलहरी भी हो जाएगा, तो आपका एक मौसमी पवन हो जाएगा। इसको चक्रवात बोलते हैं, प्रति चक्रवात आदि मौसमी पवन के ही घटना है। स्थलीय समीर क्या होता है, जब हवा जो है स्थल से समुद्र की ओर चलने लगती है, ये क्रिया रात में होती है, उसको स्थलीय समीर बोलते हैं। ठीक, और समुद्री समीर क्या होता है, हवा जब समुद्र से स्थल की ओर आने लगता है तो उसको, ये दिन में क्रिया होता है, उसको हम लोग बोलते हैं समुद्री समीर। ठीक है, समुद्री समीर मतलब समुद्र से स्थल की ओर, उसको बोलते हैं समुद्री समीर। स्थलीय समीर मतलब होता है जब स्थल से हवाएं समुद्र की ओर जाने लगती हैं, उसको बोलते हैं हम स्थलीय समीर। स्थलीय समीर और समुद्री समीर बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कहीं बताएंगे हम कि किस तरह से ये घटना घटती है। अगला पॉइंट निकल के आता है चक्रवात। केंद्र में कम दबाव का क्षेत्र होता है, हवाएं केंद्र की ओर चलती है। भारत में 210 में काल वैशाखी एवं लैला नामक 2 चक्रवात आए थे। देखिए यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण जो आपका यहाँ पे चीज दिया गया है दोस्तों, वो दिया गया है आपका, क्या दिया गया है कि जो केंद्र होती है कम दबाव का केंद्र होता है यहाँ पे,
आपका जो ये होता है चक्रवात का केंद्र, वो कम दबाव का क्षेत्र होता है और हवाएं जो होता है केंद्र की ओर चलने लगती है। जो भारत का दो मतलब चक्रवात फेमस है 2010 में काल वैशाखी एवं लैला, ये दोनों चक्रवात है। भारत में अधिकांश चक्रवात अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होते हैं। डायरेक्ट सवाल आपसे यही पूछा जाएगा वहां पे कि क्या कि भारत में जो अधिकांश चक्रवात आती हैं किस कारणों से आती हैं, वो आते हैं अरब सागर से और बंगाल की खाड़ी से। चक्रवात अब देखिए, अब भारत के अगल बगल में यही दो है ही, अरब सागर है और बंगाल की खाड़ी है। हिंद महासागर है तो वो तो खैर अलग चीज हो गई अपना, ठीक है, समझ गए होंगे। अगला पॉइंट निकल के आता है आपको कि उत्तरी गोलार्ध में उत्पन्न चक्रवात की दिशा, सॉरी यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में दोस्तों, यानी कि नॉर्थ साइड में हम देखें, यानी कि पृथ्वी के यहाँ पे ऊपर में यहाँ पे देखें और दक्षिणी गोलार्ध हमारा यही ना हुआ है, तो उसमें जो होती है उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज होती है। महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा। और जो दक्षिणी गोलार्ध में होती है वो क्लॉकवाइज में होता है। यहाँ पे होगा तो ये इस तरह का तरीका से चलेगा, यानी कि हवाएं की दिशा होगी, और यहाँ पे जो आएगी वो इस तरह से आएगी। तो ये चीज़ों याद रखिएगा, उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज। अगला पॉइंट निकल कर आता है कि प्रति चक्रवात उच्च दाब का केंद्र होता है। चक्रवात जो होता है निम्न दाब का केंद्र होता है, कम दाब का केंद्र होता है, और जो प्रति चक्रवात उसका जस्ट उल्टा होगा, यानी कि उच्च दाब का केंद्र होगा। हवाएं केंद्र की बाहर की ओर चलती है प्रति चक्रवात में, और चक्रवात में केंद्र की ओर चलती है। ये दोनों चीज याद रखिएगा। दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज होती है, यहाँ पे होगी जो होगी ये क्लॉकवाइज में होगी दक्षिणी गोलार्ध में, और सॉरी यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे हम गलत बोल गए, यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध होगा। यानी कि सारा चीज इसमें चक्रवात के विपरीत में चलता है। उत्तरी गोलार्ध में जैसे यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज था, तो यहाँ पे क्लॉकवाइज हो जाएगा। दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ पे एंटी क्लॉक हो जाएगा। ठीक, समझ गए होंगे। अगला पॉइंट निकल कर आता है कि जलवाष्प का जल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संघनन कहलाती है। जलवाष्प जो है उसको फिर से जल में बनाने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। अगला पॉइंट है कि वर्षा प्रकृति के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं: संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। जो विषुवतीय प्रदेशों में वर्षा होती है उसको संवहनीय वर्षा बोलते हैं, और जो पर्वतीय क्षेत्रों में होती है उसको पर्वतीय वर्षा बोलते हैं। और चक्रवाती वर्षा किसको बोलते हैं? कि जब निम्न दाब का क्षेत्र भरने के लिए विभिन्न दिशाओं की पवनें आती हैं, जिससे आर्द्रता संघनित होकर वर्षा होती है, उसको बोलते हैं चक्रवाती वर्षा। यह वर्षा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होती है। जैसे आपको बताया अभी ऊपर में कि जो हवाएं होती हैं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं। जहां जिस क्षेत्र में भी निम्न दाब का केंद्र बन जाता है वहां पे, तो अगल बगल की जो भी हवाएं होती है दोस्तों, इस क्षेत्र की ओर बढ़ने के लिए, मतलब भरने के लिए दौड़ी चली आती है, बहुत तेज गति से चलने आती है, और यहाँ पे आने पर अपने साथ आर्द्रता लेकर आती है, जिसकी वजह से यहाँ पर बारिश होने लगती है। उसको बोलते हैं चक्रवाती वर्षा। ठीक है, कैटरीना क्या है? एक चक्रवात है, आप लोग याद रखिएगा, ये पूछ सकता है, हो सकता है। और यहाँ पे सबसे लास्ट चैप्टर आ जाता है क्लास 7 का आपका, कि क्या है कि मौसमी संबंधी उपकरण, सबसे 13 में सबसे लास्ट है। जो वहाँ पे एक ही पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है आपका कि वर्षा का मापन किस यंत्र से होता है, तो वो रेन गेज यंत्र से होता है। का ज्योग्राफी आपको पढ़ाएंगे, इसमें आपका टोटल का टोटल 6 चैप्टर है। हम कोशिश करेंगे कि बस आपका ये एक वीडियो में आपका टोटल का जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्त क्लास 8 का ज्योग्राफी से ताकि जो आपका आने वाला टीआरई एग्जाम है उसमें डायरेक्ट इसमें से पॉइंट देखने को मिले, बस वैसा ही पॉइंट आपको बताएंगे। ठीक, ये कंटेंट को रेडी करने में बहुत मेहनत किया गया है दोस्त, ताकि आपका जो भी आने वाला परीक्षा है उसमें से कोई भी सवाल आपसे बचे नहीं। अगर के क्लास 8 का जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं एससीईआरटी बुक का, तो टोटल इसमें आप 6 चैप्टर आपको पढ़ने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं, सारे 6 चैप्टर का नाम लिखा है। अब इस चैप्टर में से जो भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका एग्जाम के रिगार्डिंग, सारा कुछ मैंने अच्छे से यहाँ पे लिख दिया है, ताकि आपको कोई ज़्यादा भटकने का जरूरत न पड़े और आपका एक बेहतरीन चीज़ एक जगह पर मिल जाए। ठीक है, तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले बताना चाहेंगे कि जो क्लास 6 का और क्लास 7 का दोस्त ज्योग्राफी था ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया गया है, तो चैनल पे उसका प्लेलिस्ट बनाया है, जाके वहाँ पर आप देख सकते हैं उसके प्रीवियस क्लास को। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे ही क्लास 8 को आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो पहला मेरा चैप्टर यहाँ पे निकल के आता है संसाधन। देखते हैं संसाधन में क्या कुछ इंपोर्टेंट रहने वाला है आपके परीक्षा से। पहले आता है एक नवीकरणीय संसाधन, और उसके बाद यहाँ पढ़ना है अनवीकरणीय संसाधन। ठीक, नवीकरणीय संसाधन उसको बोलते हैं जो खत्म नहीं होते हैं, यानी कि रिन्यूएबल होते हैं। ये बार बार इसको हम यूज कर सकते हैं, जैसे हवा हो गया, पानी हो गया, वन हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया। ठीक है दोस्त, इसको हम बार बार यूज करते हैं, यानी खत्म ये होने वाली चीज नहीं है। अगला आता है अनवीकरणीय संसाधन, जिसको हम लोग बोलते हैं जिनका भंडारण सीमित हो,
हो, यानी कि ये जो अनवीकरणीय संसाधन होते हैं ये खत्म होने वाले संसाधन होते हैं, जैसे लोहा हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, या ऐसा कोई भी चीज जिसको आने वाले भविष्य में वो खत्म हो जाए उसको बोलेंगे हम अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्त। अगला पॉइंट आपका निकल के आता है कि कोडरमा में अवरख एवं जादूगोड़ा में यूरेनियम पाया जाता है। बहुत बार पूछा जाता है अवरख बिहार में कहाँ पे, मतलब अवरख कहाँ पाया जाता है, तो कोडरमा में पाया जाता है। और जादूगोड़ा में क्या पाया जाता है, तो यूरेनियम पाया जाता है, आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट निकल कर आएगा आपका कि समुद्र तट से दूर ना 19.2 किलोमीटर के क्षेत्र के अंदर पाए जाने वाले संसाधन को राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। ठीक है, माने जो समुंदर होता है, तो समुंदर में जो कितना मतलब दूर जाइएगा कि वो आपका एरिया कहलाता है, तो याद रखिएगा 19.2 किलोमीटर का जो एरिया होता है किसी भी देश का तट से उसका होता है। ठीक, उसके बाद 200 किलोमीटर तक के क्षेत्र को राष्ट्रीय संपत्ति मानी जाती है, और इसके बाद जो 200 किलोमीटर दूर तक का जो क्षेत्र है उसको भी माना जाता है कि मतलब ये राष्ट्रीय संपत्ति के अंतर्गत आता है। ठीक, तो चैप्टर नंबर ए में क ख करके दिया गया है, तो आपका चैप्टर नंबर जो क यहाँ पे था संसाधन में आपका ये इतना कंप्लीट होता है। ठीक, आगे बढ़ने से निकल कर आता है, यानी कि चैप्टर 1 में ही ख में आता है भूमि, मृदा एवं जल संसाधन। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। जो ह्यूमरस होता है मृदा में पेड़ पौधे, जीवों एवं अन्य सड़े गले पदार्थों के अवशेषों को ह्यूमरस बोलते हैं। ठीक है, जो भी मतलब अवशेष जो बच जाते हैं, सड़ते हैं, जो गलते हैं, यानी पृथ्वी की जो भूपट्टी पे पाए जाते हैं और जिससे उर्वरकता बढ़ती है उसको बोलते हैं ह्यूमरस। आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि भारत में सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। भारत में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी। यह मिट्टी चावल, गेहूं, मक्का, गन्ना, दलहन के लिए प्रमुख है। पूछा जाता है आपसे कि चावल के लिए कौन सी मिट्टी की जरूरत होती है, तो वो जलोढ़ मिट्टी की जरूरत होती है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर बोलते हैं और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर बोलते हैं। ये चीज भी आप याद रखिएगा, बहुत कंफ्यूज लोग होता है इसको। देखिए, याद करने का एक ऐसा भी तरीका है कि जो खादर है, खादर क्या बोलते हैं, कोई नया गड्ढा खोदते हैं हम लोग। जो नया गड्ढा होता है दोस्त उसको क्या करते हैं, खोदते हैं। तो नया गड्ढा मतलब नई मिट्टी को क्या बोलेंगे, खादर बोलते हैं, और जो पुरानी एक बच गई तो हमारा बांगर हो गए। ठीक है, इतना इस ट्रिक से थोड़ा सा हो सकता है आपको याद हो जाए। काली मृदा एल्युमिनियम एवं लौह यौगिक के कारण काली होती है। काली मृदा क्यों काली होती है, आपसे ये पूछा जाएगा सवाल। तो एल्युमिनियम से और लौह यौगिक के कारण यह काली होती है। यह कपास के लिए उपयुक्त होती है। इसका सर्वाधिक विस्तार जो होता है वो महाराष्ट्र और गुजरात में होता है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है लोहे के अंश के कारण मृदा का रंग लाल होता है। लोहे के अंश के कारण क्या होता है, मृदा लाल होता है, और एल्युमिनियम के अंश के कारण क्या होता है, मृदा काली होती है। ये दोनों चीज याद रखिएगा। जल मिलने के बाद वह पीली रंग का हो जाता है, कौन सा, लाल मृदा। यह ज्वार, बाजरा, मूंगफली आदि के लिए उपयुक्त होता है। इसका विस्तार जो दोस्तों होता है वो उड़ीसा, झारखंड, मेघालय इत्यादि में पाया जाता है। आपसे पूछा जाएगा लाल मृदा कहाँ पाया जाता है, तो पाया जाता है आपका उड़ीसा और झारखंड में मुख्यतः ज्यादातर के मतलब हिस्सों में पाया जाता है। इसमें कौन सा फसल ज्यादा उपजाऊ होता है, तो ज्वार बाजरा होता है और मूंगफली होता है। कुल जल का प्रशांत महासागर में 49.9%, यानी कि बोल सकते हैं लगभग 50% अकेला जल जो पाया जाता है वो प्रशांत महासागर में पाया जाता है। यह विश्व के सबसे बड़ा महासागर है, आप लोग याद रखिएगा। पृथ्वी पर उपलब्ध जल का 97% हिस्सा दोस्त वो महासागर में पाया जाता है, और 2% के रूप में बर्फ है, और 1% नदी तालाब में पाया जाता है। आपसे सवाल पूछा जाता है कि पृथ्वी पर जो भी पानी का हिस्सा उपलब्ध है वह सबसे अधिक किस रूप में मौजूद है, ऑप्शन दे देगा आपको, महासागर में, बर्फ में, नदी में, तालाब में, तो आपको वहां पे मारना है महासागर में। ठीक, अगला पॉइंट है कि पृथ्वी को जलीय ग्रह कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जल की उपस्थिति पाई जाती है। भारत में विश्व का 16% जनसंख्या निवास करती है, कहाँ पे, भारत में, जिसके लिए विश्व का 4% स्वच्छ जल ही उपलब्ध है। ठीक, स्वच्छ जल में से जो भी मतलब जो स्वच्छ जल है टोटल, उसमें से 4% जल ही मात्र 16% जनसंख्या को मिलती है। अगला पॉइंट निकल कर आता है आपका कि ब्रह्मपुत्र नदी का वार्षिक जल प्रवाह सर्वाधिक है। यहाँ पे ये चीज याद रखिएगा। अगला है आपका यहाँ पे निकल कर आता है, यानी कि चैप्टर नंबर 1 कहीं ग में जब आइएगा तो वन एवं वन्य प्राणी संसाधन के बारे में पढ़ना है। भारत में सबसे अधिक वन प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है, वो है मिजोरम, जिसमें कि 91.27% पाया जाता है।
1% वाला राज्य, याद रखिएगा इसमें थोड़ा थोड़ा सा वर्ड में चेंजिंग हो जाएगा और राज्य चेंज होगा, जबकि सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य वो है मध्य प्रदेश। ठीक, अगला पॉइंट निकल कर आता है आपका कि पर्यावरणीय दृष्टि से किस देश में कम से कम, किसी भी देश में दोस्तों कम से कम 33% भूभाग पर वन का विस्तार होना चाहिए। सवाल पूछेगा किसी भी देश का अधिकतम कितना प्रतिशत वहाँ पर जंगल का क्षेत्र होना चाहिए, वन क्षेत्र होना चाहिए, तो आपको वहाँ पे मारना होगा 33%। ये कुछ दिन पहले के एक कोई एग्जाम में देख रहा था उत्तर प्रदेश का, उसमें ये सवाल पूछा गया है, आप लोग याद रखिएगा ये चीज़ों को। अगला है विश्ववीय वनों, जिसको अमेजन बोलते हैं, पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, क्योंकि यह एक सदाबहार वन है जिसमें से बहुत सारा मतलब ऑक्सीजन रिलीज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड वो अपने तरफ अवशोषित करता है। इसी को देखते हुए उसको बोलते हैं विश्व का फेफड़ा, यानी पृथ्वी का फेफड़ा। अगला पॉइंट है दोस्त कि हाथी जो है भारत का विरासत पशु है, आपको पता होगा। अगला पॉइंट निकल कर आता है यहाँ पे कि भारत में पहला रेड डाटा बुक 1970 ईस्वी में जारी किया गया था। अब रेड डाटा बुक क्या होता है, किस लिए जारी किया जाता है, ये कमेंट सेक्शन में जरूर आप लोग बताइएगा। अगला पॉइंट है कि वर्तमान में भारत में 106 राष्ट्रीय उद्यान, 567 राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य एवं 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। ये चीजों को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ठीक, 106 राष्ट्रीय उद्यान है, 567 जो है वन्य जीव अभ्यारण्य है और 18 जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है कि खनिज संसाधन, तो अगला चैप्टर यहाँ पे आता है कि लोहे के प्रमुख अयस्क कौन कौन होते हैं। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सिंडेराइट। सबसे महत्वपूर्ण है आपका हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, आप ये दोनों को अच्छे से याद रखिएगा। अगला पॉइंट निकल कर आता है कि मैग्नीज उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है। सबसे ज्यादा विश्व में अग्रणी होता है अवरक, उसके बाद मैग्नीज। इसका प्रमुख अयस्क जो होता है पायरोलुसाइट होता है, साइलोमेनेल होता है और रोडोनाइट होता है। आप लोग ये तीनों वर्ग याद नहीं रखिएगा तो पायरोलुसाइट और रोडोनाइट को याद रखिएगा। सबसे ज्यादा जो मैग्नीज पाया जाता है वो उड़ीसा में पाया जाता है, ये VVI है, आप इसको याद रखिएगा। ठीक, अगला पॉइंट है कि जंग रोधी इस्पात बनाने के लिए लोहा के साथ दोस्त मैग्नीज मिलाया जाता है। अगर लोहा में हम मैग्नीज मिला देंगे तो उसमें उतना मतलब जंग नहीं लगेगा। ठीक, अगला है यहाँ पे तांबा का प्रमुख अयस्क कौन कौन सा होता है, आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पे चाल्कोपाइराइट, कोवालाइट, क्यूप्राइट और साइलोकोलोन और ब्रोनाइट जो होता है ये तांबा का अयस्क होता है। इसमें से आपको क्या क्या याद रखना है, एक ये क्यूप्राइट का याद रखना है और एक चाल्कोपाइराइट का याद रखना है, बस यही दोनों को याद रखिएगा। और एक यहाँ से सवाल निकल के आता है कि झूठा सोना किसको बोला जाता है। तो आप लोग जो भी अगर के आपको पता होगा झूठा सोना किसको बोला जाता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि झूठा सोना किसको बोला जाता है, इसी में आंसर भी छुपा हुआ है। अगला पॉइंट है यहाँ पे आपका कि इसका उत्पादन राजस्थान की खेतड़ी में होता है, तांबा का उत्पादन, और एल्युमिनियम जो है दोस्त वो बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। तो एल्युमिनियम का कौन सा अयस्क हुआ, वो बॉक्साइट हुआ। तांबा का अयस्क जो हुआ वो कोबालाइट, क्यूप्राइट और चाल्कोपाइराइट हुआ, और मैग्नीज का जो आपका यहाँ पे अयस्क है वो रोडोनाइट और पायरोलुसाइट है। ठीक, तो ये चीज़ों को अपने ध्यान में रखिएगा। अगला यहाँ पे निकल कर आता है, पहले का ही घ में बना के दिया गया आपके बुक्स में कि ऊर्जा संसाधन। भारत में कोयला गोंडवाना समूह यानी 1981 ईस्वी एवं टर्शियरी युग के चट्टानों में पाया जाता है। पूछेगा सवाल कि भारत में जो कोयला है किस युग के चट्टानों में पाया जाता है, तो गोंडवाना समूह के टर्शियरी युग के चट्टानों में ये चीज पाया जाता है। लिग्नाइट जो कोयला का दोस्तों अपरूप है, यानी का उत्पादन कहाँ पे होता है, तमिलनाडु में होता है, लिग्नाइट बेसिन में ये से होता है ये प्राप्त। ठीक, ये चीज को याद रखिएगा। अगला पॉइंट निकल कर आता है कि भारत में पेट्रोलियम पहली बार 1866 ईस्वी में पता चला एवं 1890 में पहली बार दोस्तों डिगबोई असम के में तेल का पता चला। तो पेट्रोलियम का सबसे पहले बार पता कहाँ चला, 1866 ईस्वी में। ठीक, और 1890 ईस्वी में क्या हुआ, डिगबोई में असम में तेल का पता चला, आपको पता होना चाहिए। 1975 ईस्वी में मुंबई को हाई तेल क्षेत्र का पता चला, मुंबई हाई में जो था वहां पे तेल का पता चला। पूछेगा आपसे सवाल कि मुंबई हाई में तेल का पता कब चला था, तो 1975 में ये चला था। अगला पॉइंट है कि देश में जल विद्युत का पहला संयंत्र दोस्त 1897 ईस्वी में दार्जिलिंग में लगाया गया था। बाद में
कावेरी नदी के शिव समुद्रम कर्नाटक में जो स्थित है, इसका सफल एवं व्यवस्थित उत्पादन शुरू हुआ था। तो सबसे पहले कहाँ पे लगाया था जल विद्युत का कारखाना? वो लगाया था दार्जिलिंग में 1897 में, लेकिन यहाँ पे इसका उत्पादन सही से नहीं हो पाया था। उसके बाद कावेरी नदी के शिव समुद्रम में इसका सफल और व्यवस्थित उत्पादन किया गया। ये दोनों चीज याद रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होइएगा। हीराकुंड परियोजना विश्व की सबसे लंबी बांध वाली परियोजना है, ये चीज को भी आप याद रखिएगा। भाखड़ा नांगल जो दोस्तों सतलज नदी पर स्थित है, भारत की सबसे बड़ी नदी परियोजना है। ठीक, ये चीज याद रखिएगा। भारत की सबसे बड़ी नदी परियोजना भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर है। भारत में यूरेनियम का विशाल भंडार है, जिसे पिंच ब्लेड के नाम से जाना जाता है। ठीक, इसका अयस्क भी होता है यूरेनियम का पिंच ब्लेड ही। अगला पॉइंट है कि पहला परमाणु उत्पादन केंद्र 1955 ईस्वी में तारापुर में स्थापित किया गया था। तारापुर महाराष्ट्र में पड़ता है, ये चीज भी याद रखिएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं, डायरेक्ट आपसे कभी कभी सवाल स्टैटिक में पूछ देता है कि परमाणु केंद्र का नाम पूछ देगा और वो कौन सा राज्य में स्थित है यह पूछ देगा। तो आपको यहाँ पे याद होना चाहिए इस चीज को। जो राणा प्रताप सागर है परमाणु ऊर्जा केंद्र, और ये एक बांध भी है, ये कहाँ पे स्थित है? तो ये कोटा के राजस्थान में स्थित है। कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पे है? कलपक्कम नाम सही तमिलियन जैसे लग रहा है, इसीलिए आप लोग याद रखिएगा ये तमिलनाडु में है। नरौरा कहाँ पे है? तो वो है उत्तर प्रदेश में। ठीक, आप लोग गड़बड़ाइएगा नहीं, अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। नरौरा कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। 9 सवाल का आप उत्तर देते हैं, इस तरह से याद रखिएगा। तो 9 सवाल का ये उत्तर देते हैं तो नरौरा मतलब उत्तर प्रदेश। काकड़ापाड़ा जो है, काकड़ापाड़ा कहाँ पे स्थित है? ये गुजरात में स्थित है, मोदी जी के राज्य में स्थित है, इससे भी आप याद रखिएगा। अगला है जो कैगा है, कैगा क से मिला लीजिएगा यहाँ पे, ये कर्नाटक में स्थित है। कुडनकुलाम कहाँ पे स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है, कुडनकुलाम परमाणु ऊर्जा केंद्र। ठीक है, तो इतना आप लोग को याद हो गया होगा। अगला पॉइंट यहाँ पे निकल कर आता है कि पृथ्वी के अंदर 32 किलोमीटर गहराई पर जाने पर आपका 1 सेंटीमीटर तापमान का वृद्धि होता है, ये चीज याद रखिएगा। यहाँ आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है और स्टार्ट होता है आपका चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है भारतीय कृषि। तो इसमें क्या कुछ दिया गया है आपका एग्जाम के नजरिए से एक बार हम देख लेते हैं। जो खरीफ फसल होता है दोस्त, उसको जून जुलाई में बोया जाता है तथा अक्टूबर नवंबर में काटा जाता है। अब इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इसका एग्जाम्पल यही पूछा जाता है आपसे कि धान हुआ, मक्का हुआ, जूट हुआ और मूंगफली हुआ, ये सब खरीफ फसल में आते हैं। उसके बाद जो आता है रबी फसल आता है, अक्टूबर नवंबर में इसको बोया जाता है तथा मार्च अप्रैल में इसको काटा जाता है। जैसे हुआ गेहूं हुआ, चना हुआ, मटर हुआ, मसूर, जौ और इत्यादि में आपका रबी फसल। जायद फसल के बारे में आपका TRE 1 के एग्जाम में यही सवाल हूबहू आपसे पूछा गया था कि इनमें से कौन सा जायद फसल था। उसमें ऑप्शन था तरबूज, ककड़ी और खीरा, तीनों था। आपको तो इनमें से उपयुक्त में से एक से अधिक वाला वहाँ पे टिक लगाना था। तो जायद फसल उसको बोलते हैं जो गर्मी के दिनों में पाया जाता है। खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, तरबूज हो गया। ठीक है, समझ गए होंगे। अगला पॉइंट आपका यहाँ पे है कि कपास पौधे के लिए काली मिट्टी का जरूरत होती है, जिसमें 50 से 100 किलो सेंटीमीटर यहाँ पे सेंटीमीटर वर्षा के साथ में 210 दिनों का समय लगता है। कभी कभी पूछ देता है कपास की खेती के लिए कितना वर्षा की जरूरत होती है। तो कपास की वर्षा के लिए पहली बात तो काली मिट्टी की जरूरत होती है और 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा के साथ 210 दिनों का इसमें समय लगता है। उसके बाद आपका कपास रेडी होता है। ठीक, अगला पॉइंट है कि बिहार के पूर्णिया एवं किशनगंज में, ठीक है, कपास का जो होता है वो फसल होता है। आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे काय लिखा है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है। अगला पॉइंट है कि असम में चाय की, काय नहीं होगा, यहाँ पे चाय लिखा हुआ है दोस्त, थोड़ा सा वहाँ पे गलत टाइप हो गया है। चाय की फसल होती है कहाँ पे? बिहार के पूर्णिया एवं किशनगंज में। असम में चाय की सर्वाधिक खेती होती है, सबको पता होगा। और दार्जिलिंग में हैप्पी घाटी की चाय की विश्व में सर्वाधिक मांग है। आपसे पूछा जाएगा हैप्पी घाटी का चाय कहाँ पे होता है? तो ये वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग में होता है। आप लोग ये चीज़ याद रखिएगा, यह इसको विश्व में बहुत ज़्यादा मान्यता प्राप्त है, बहुत महंगा ये चीज़ होता है। अगला पॉइंट आता है कि असम घाटी में व्यापारिक स्तर पर चाय का उत्पादन शुरू कराने का श्रेय किसको जाता है? रॉबर्ट ब्रूज को जाता है, जिन्होंने सर्वप्रथम 1833 में चाय को ब्रिटेन में भेजा था। ठीक है,
तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आता है आपका चैप्टर नंबर 3। चैप्टर 3 में क्या है कि कच्चे मालों को अधिक मूल्यों के उत्पादों में परिवर्तित किया जाता है। यानी कि जो दोस्तों रॉ मटेरियल होते हैं उससे हम अच्छे क्वालिटी का मटेरियल बना के उसका जो वैल्यू होता है बढ़ा देते हैं। बात यही यहाँ पे लिखा गया है। 1 करोड़ से अधिक पूंजी निवेश वाला उद्योग को हम वृहद उद्योग बोलते हैं, ये चीज याद रखिएगा। यानी कि वृहद उद्योग किसको बोलेंगे? जिसमें हमारा इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से ज्यादा होगा। ठीक है, आशा करता हूं समझ गए होंगे। जिन कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर रहते हैं उन्हें आधारभूत उद्योग बोलते हैं। जैसे हो गया लोहा उद्योग, इस्पात उद्योग और तांबा उद्योग, ये सब को हम बोलते हैं आधारभूत उद्योग। आधारभूत उद्योग में आपसे डायरेक्ट यही उदाहरण पूछा जाएगा, इनमें से कौन सा आधारभूत उद्योग है, तो तीनों वहीं पे मार लीजिएगा अपना ऑप्शन में जो भी होगा। अगला आता है कि लौह इस्पात उद्योग, कौन सा कंपनी कहाँ पे स्थित है आपको पता होना चाहिए। सवाल डायरेक्ट पूछता है आपसे। बोकारो लौह इस्पात केंद्र कहाँ पे स्थित है? वो झारखंड में स्थित है। जमशेदपुर लौह इस्पात केंद्र कहाँ पे स्थित है? ये भी झारखंड में है। राउरकेला कहाँ पे है? ये उड़ीसा में है, आप लोग याद रखिएगा। भिलाई जो है वो छत्तीसगढ़ में है। दुर्गापुर वर्णपुर कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, वहाँ का मतलब इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। तो दुर्गापुर कहाँ पे? तो पश्चिम बंगाल में। विजयनगर कहाँ पे स्थित है? तो कर्नाटका में स्थित है, तो यहीं पर हो जाएगा। सेलम जो है तमिलनाडु का एक जिला है, इसीलिए ये तमिलनाडु में हो जाएगा। भद्रावती जो है कर्नाटक का जिला है, तो ये कर्नाटक में हो जाएगा। भद्रावती लौह इस्पात केंद्र कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। अगला पॉइंट आपका आता है यहाँ पे कि भारत में इस्पात बनाने का पहला कारखाना 1907 में सांची, जो कि वर्तमान में झारखंड में है, जमशेदजी टाटा द्वारा लगाया गया था। कब लगाया गया था इस्पात का पहला कारखाना? 1907 ईस्वी में सांची में लगाया गया था जमशेदजी टाटा के द्वारा। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना 1964 ईस्वी में रूस की सहायता से हुआ था। ये चीज आप लोग याद रखिएगा, बहुत बार ये सवाल पूछा जा चुका है। अगला पॉइंट है कि भारत विश्व में स्पंज लोहे का सबसे बड़ा उत्पादक है। कौन सा लोहा का भारत विश्व में है? तो स्पंज लोहा के हैं, आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट यहाँ पर निकल कर आता है वस्त्र उद्योग, तीसरा कहीं ख में दिया गया है। देश में पहला कपड़ा मिल 1818 ईस्वी में कोलकाता में लगाई गई थी, जिसका वास्तविक कामयाबी जो मिला था 1874 ईस्वी में मुंबई कपड़े मिल को मिला था। तो अगर कि आपसे डायरेक्ट ये पूछा जाए कि भारत में पहला कपड़ा मिल कहाँ पे लगाया गया था, तो वो लगाया गया था 1818 ईस्वी में कोलकाता में, लेकिन इसमें उत्पादन नहीं हो पाया था। उत्पादन कब से स्टार्ट हुआ था? तो 1854 ईस्वी में मुंबई से स्टार्ट हुआ था। ठीक है प्रिय मित्र, आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। ठीक है, अगला पॉइंट निकल कर आता है आपका कि रेशम के कीड़ों को शहतूत के पेड़ों पर पाला जाता है। जो रेशम का कीड़ा होता है, जो अपने शरीर के कोकून, जिसको रस होता है, जो निकालते हैं, इन्हीं कोकून से दोस्त रेशम के धागे बनते हैं। तो ज़्यादा ये सब इतना नहीं आपको याद रखना है। रेशम का धागा किससे बनते हैं? तो वो आपको बस याद रखना है, वो बनता है कोकून से। ठीक है, बस इतना चीज़ याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि भागलपुर में टसर सिल्क का उत्पादन होता है। ये टसर सिल्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार सवाल में पूछा गया कि बिहार में टसर सिल्क का उत्पादन कहाँ पे होता है, तो ये भागलपुर में होता है। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। ठीक, अगला पॉइंट निकल कर आता है यहाँ पे चैप्टर 3 के ग में है, सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में दिया गया है। तो इसमें उतना कोई खास इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, बस जो है देख लीजिए। वाईफाई का जो फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी होता है। जीपीएस को बोलते हैं जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम बोलते हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। जीपीएस से जिससे हम लोग लोकेशन देखते हैं। पुणे पहला वाईफाई शहर हुआ था, पता होगा। अब बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी बोलते हैं, आप लोग सिलिकॉन वैली या सिलिकॉन सिटी बोलते हैं। अगला पॉइंट है यहाँ पे, पॉइंट नहीं, यहाँ पे चैप्टर 4 आपका स्टार्ट होता है, जिसका नाम है परिवहन। देख लीजिए इसमें से क्या आपका कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट दिया गया है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है, ये इससे देखिए बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है, और मैक्स चांस है कि आने वाले परीक्षा में भी इससे आपको सवाल देखने को मिलेगा। ठीक है, जो स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग 6 लेन वाली सड़क है, जो दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई को आपस में जोड़ती है। यानी कि
यही 4 महानगरों को आपस में जोड़ती है। किसको किसको? दिल्ली से कोलकाता, कोलकाता से मुंबई, मुंबई से चेन्नई। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ये इसको बोलते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज। अगला पॉइंट है यहाँ पे 1974 ईस्वी में भारत में एक्सप्रेसवे सड़क की शुरुआत हुई। मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक्सप्रेसवे की शुरुआत 1974 ईस्वी में। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है NH7 है, जो वाराणसी से जो मुंबई जाती है। इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है, आप लोग जरूर से जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि NH7 कहाँ से कहाँ पे जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट निकल कर यहाँ पे आता है कि पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को मुंबई से थाने 34 किलोमीटर तक चली थी। ठीक है, अगला पॉइंट है कि गुजरात का जो कांडला पतन है दोस्त, वह एक ज्वरीय पतन है। पतन मतलब बंदरगाह है वो। अगला पॉइंट है आपका कि मुंबई सबसे बड़ा एक प्राकृतिक बंदरगाह है, आप लोग ये याद रखिएगा। अगला पॉइंट यहाँ पे निकल कर आता है जो मार्गो बंदरगाह है, यह एक गोवा में स्थित है, जिससे लौह अयस्क निर्यात किया जाता है। ये चीज याद रखिएगा। भारत का सबसे प्राचीनतम पतन कौन सा है? वो चेन्नई बंदरगाह है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि 1953 ईस्वी में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। कब किया गया वायु परिवहन का? 1953 में। पवन हंस भारत की हेलीकॉप्टर सेवाएं थी, ये चीज याद रखिएगा। यहाँ पे आपका स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 5, यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 आपका कंप्लीट होता है क्लास 8 का। यहाँ से होता है चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है मानव संसाधन। भारत में सर्वप्रथम जनगणना जो हुआ था 1872 ईस्वी में हुई थी, परंतु जो व्यवस्थित जनगणना हुआ था मित्र 1881 ईस्वी में शुरू हुआ था। अब इसी के बाद से 10 वर्षों पर हमेशा जनगणना होते हुए आ गया था। इस बार 2021 का जनगणना इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि उस समय कोविड का दौर चल रहा था। अब देखिए अगली बार जनगणना कब होती है। ठीक, बिहार का सर्वाधिक घनत्व वाला जिला जो है वो शिवहर है, तथा सबसे कम घनत्व वाला जो जिला है वो कैमूर है। ये दोनों चीज आप लोग याद रखिएगा। जन्म दर जो होता है प्रति 1000 व्यक्तियों में कितने बच्चे का जन्म होता है, उसको जन्म दर बोलते हैं। वर्तमान में जो जन्म दर है वो 20.97 है। ठीक, अगला पॉइंट है कि मृत्यु दर क्या होता है, तो इसको भी देखा जाता है प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने बच्चे मर जाते हैं, मतलब जितने लोग मर जाते हैं उसको मृत्यु दर बोलते हैं, यानी कि 7.3 अभी वर्तमान में है ये मृत्यु दर। अगला पॉइंट है कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या लिंगानुपात बोलते हैं, यानी कि ये 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं उपलब्ध हैं। यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं वर्तमान में जो लिंगानुपात है 940 है, यानी कि 60 पुरुष अभी भी उनके लिए लड़कियां नहीं हैं। अगला पॉइंट यहाँ पे है कि सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ पे है, तो है केरला में। अब सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पे है, वो है हरियाणा में। कितना है 877, और केरल में 1084 है। अगला पॉइंट निकल कर आपका आता है यहाँ पे कि भारत में सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है, मतलब राज्य कौन सा है यहाँ पे, तो वो है केरल। बिहार की साक्षरता दर कितना है, 64% है। ठीक, अब यहाँ यही सवाल पूछा गया था आपसे अभी जो बीपीएससी का टीआरई का एग्जाम हुआ था कि बिहार में महिलाओं का जनसंख्या मतलब ये साक्षरता दर कितना था, तो आपका जो राइट आंसर वहाँ पे था 53.33% था, जबकि ऑप्शन में ये नहीं था, तो आपको मारना था वहाँ पे इनमें से कोई नहीं। लेकिन एक जो ऑप्शन था बहुत ही नज़दीक था, शायद 53.54 या कुछ ऐसा करके ऑप्शन था, तो सारे लोगों ने इसको ही टिक कर दिया था, इसीलिए ये उनका गलत हो गया। क्योंकि जब वो ऑप्शन में दिया गया था इनमें से कोई नहीं, तो आपको मारना था इनमें से कोई नहीं। क्योंकि इस बार का जो पेपर था ना बहुत टफ लेवल का पेपर बनाया गया था, छोटी छोटी चीज़ों में मतलब कैंडिडेट को फंसाने का मतलब वो क्वेश्चन काम कर रहा था। ठीक, जो सबसे सर्वाधिक जिला है बिहार का वो कौन सा जिला है, वो है रोहतास जिला, याद रखिएगा। और सबसे कम साक्षर जिला वो है पूर्णिया जिला। उसके बाद आप